अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक और न्यू चैप्टर के साथ हाजिर हैं, जो कि है रिप्रोडक्शन चैप्टर नंबर 20, या जिसको कहें कि आपकी बुक का चैप्टर नंबर 6। तो इसके बारे में अगर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे तो पहले तो इंट्रोडक्शन होगा लाजमी इस रिप्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट के हवाले से। फिर उसके बाद जो मेन टॉपिक होगा वो होगा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर उसके बाद डिसऑर्डर्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और उसके बाद एसटीडीज़ यानी कि सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, इन सब को डिस्कस किया जाएगा। तो आइए आज की इस वीडियो के अंदर इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के साथ इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन के अंदर इस कॉन्सेप्ट के बारे में लिखा हुआ है, वी नो दैट लिविंग थिंग्स कम फ्रॉम अदर लिविंग थिंग्स। बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि लिविंग थिंग्स लिविंग चीज़ में से ही आएंगी, कोई भी चीज़ खुद ब खुद नहीं आ जाती। और इस तरह से लाइफ जो है वो चलती रहती है, लाइफ लाइफ को जन्म देती है, इसी को बायोजेनेसिस कहा जाता है। अब लिखा हुआ है, द ओल्डर वंस कॉल द पेरेंट्स। जो हमसे पहले होंगे वो पेरेंट्स कहलवाएंगे, और जो नए बनेंगे वो प्रोजेनी कहलवाएंगे। हम इसे ऐसे कह सकते कि ये हमारे पास एक सिंगल सेल मौजूद है। कल को ये सेल एक वक्त आएगा, डिवाइड हो जाएगा, इसमें से दो सेल्स बनेंगे, ये दो सेल्स। अब ये जो दो सेल्स होंगे ये हमारे पास प्रोजेनी कहलवाएंगे, और जो पहले वाला सेल था वो पेरेंट सेल कहलवाएगा। और प्रोसेस के बारे में लिखा हुआ है, द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड्स कॉल्ड रिप्रोडक्शन। एक प्रोसेस जिसके अंदर जो जानदार हैं, लिविंग थिंग्स हैं, वो अपनी ज़्यादा किस्में बनाते हैं, उसे रिप्रोडक्शन कहा जाता है। आप सिंपल समझिए, प्रोडक्शन का मतलब होता है बनना। एक चीज़ बन चुकी है, वो दोबारा से चीज़ों को बना रही हैं, तो इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं रिप्रोडक्शन। री मना फिर से, प्रोडक्शन मतलब कि बनना। आगे मजीद इस प्रोसेस के बारे में लिखा हुआ है, रिप्रोडक्शन इज़ नॉट ओनली वाइटल फॉर द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन का प्रोसेस सिर्फ जानदार के लिए ज़रूरी नहीं है, बट इट इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ इट्स रेस। लेकिन ये जानदार के अलावा उसकी पूरी नस्ल की, उसकी पूरी रेस की बका का भी ज़रिया है। एक ऑर्गेनिज्म जो कि जल्दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर रहा है, अपनी तादाद को ज़्यादा जल्दी बढ़ाता है, उसकी कंटिन्यूटी के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं उसकी निस्बत के अंदर एक ऐसा जानवर जो कि बहुत ही देर से जो है बहुत ही स्लो रिप्रोड्यूस करता है। आप एक एग्जांपल ले लें रैबिट की, जो कि तकरीबन 6 मंथ का हो जाता है तो वो रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। तो ये कंटिन्यूटी ऑफ रेस के लिए भी होता है। मजीद के बारे में लिखा हुआ, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूशन ऑफ लाइफ विद अ फ्रेश स्टार्ट। तो नई शुरुआत होती है, फिर उसके बाद लाइफ चलती रहती है। एक सेल था, पुराना सेल वो टूटा, नए सेल बने, वो दोबारा से नए सेल लाइफ को कंटिन्यू करेंगे और वो अपनी किस्में बनाते रहेंगे। इस रिप्रोडक्शन का ही प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है। एक सेल जो है जब वो डिवाइड हो रहा होता है तो वो अपना डीएनए ट्रांसफ़र करता है दोनों सेल्स के अंदर। मिसाल ये एक पेरेंट सेल है, इस पेरेंट सेल में जो डीएनए मौजूद होगा, वो डीएनए जो होगा जब दो सेल्स बनेंगे उन दोनों में वो ट्रांसमिट हो जाएगा। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, डीएनए जो है वो ट्रांसफ़र होता रहता है। आगे मज़ीद लिखा हुआ है, थ्रू नेचुरल सिलेक्शन ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। लाखों सालों से नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस हुआ है। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब होता है कि नेचर जिनको सिलेक्ट करे। हमारे आसपास में सिर्फ वही जानदार ज़िंदा रह सकते हैं जो नेचर के बिल्कुल मुताबिक हों। मिसाल के तौर पर इन्वायरमेंट हमारा जो है वो ऐसा इन्वायरमेंट है जिसके अंदर गर्मी का मौसम मौजूद है, लेकिन जानदार ऐसा बना हुआ है जो कि सर्दी के हिसाब से ज़िंदा रहने वाला है। अब लाजमी बात है, सर्दी वाले जानवर को नेचर सेलेक्ट नहीं करेगी तो उसका खात्मा हो जाएगा। तो नेचर सिलेक्शन के नतीजे में कई ज़्यादा जानदार जो हैं वो एवॉल्व हुए हैं और उन्होंने रिप्रोड्यूस करके अपनी कई ज़्यादा किस्में बनाई हैं। नेचुरल सिलेक्शन के नतीजे में जानदार अपने आप को बदल भी लेते हैं, तो इसी वजह से कई ज़्यादा किस्में एवॉल्व हुई, उन्होंने अपनी अलग अलग नस्लें बनाई। अब जानदारों ने जो नस्लें बनाई, उन्होंने अपने आप को बढ़ाया, वो दो तरह से बढ़ाया। एक तो उन्होंने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सहारा लिया और दूसरा उन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सहारा लिया। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? अगर सिंगल सेल है, किसी और सेल के इन्वॉल्वमेंट के बगैर डिवाइड हो रहा है और वो नई नस्ल को बना रहा है, तो इसे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह रहे हैं। जिसके अंदर ओनली वन सेल है, ये एक हमारे पास सेल है तो इसको कहेंगे वन सेल, ये डिवाइड होगा और दो सेल बन गए, दिस इज़ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसके बारे में यही बात लिखी हुई है कि वन पेरेंट डिवाइड होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये होता है कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मतलब कि एक ये सेल है, दूसरा ये सेल। पहले तो ये दोनों सेल्स कलेक्ट हो जाएंगे,
उनके जुड़ने से एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो क्योंकि इसमें दो सेल्स, एक ये दूसरा ये, दो सेल दो पेरेंट इन्वॉल्व हुए तो इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाएगा। अभी अगर हम बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में तो लिखा हुआ इट इज़ द प्रिमिटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय विच न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम जस्ट वन पेरेंट। इससे एक तो प्रीमेटिव मेथड कहा हुआ है। प्रीमेटिव मेथड का मतलब होता है जो कि शुरुआती किस्म होती है रिप्रोडक्शन की। तो ये रिप्रोडक्शन की शुरुआती किस्म है जिसके अंदर सिर्फ सिंगल पेरेंट से, सिर्फ सिंगल सेल से जो है एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, नया ऑर्गेनिज्म वजूद में आ जाता है विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ मेट। दूसरा ऑर्गेनिज्म इसमें नहीं होगा, दूसरा गेमेट, दूसरा सेल नहीं होगा, ना ही फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि अगर एक सेल है उसके साथ दूसरा सेल फ्यूज हो जाता है, उसके साथ मिल जाता है, दिस इज फर्टिलाइजेशन। तो ना कोई दूसरा पार्टनर होगा, ना कोई दूसरा सेल होगा, ना दूसरे सेल्स उसमें कलेक्ट होंगे, मिलेंगे। तो एक ही सेल इंटरपेटेडली खुद से डिवाइड होगा और फिर नए सेल्स को वजूद में लाएगा, नए ऑर्गेनिजम्स को वजूद में लाएगा। ये प्रोसेस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलवाएगा। आगे लिखा हुआ है द ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड आर द एग्जैक्ट कॉपी एंड दस आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। अब हमने ये बात की कि एक पेरेंट था, उसके अंदर डीएनए था। अब लाजमी बात है उसके जो सेल्स बनेंगे उनमें भी वही डीएनए होगा जो इस सिंगल सेल में मौजूद था। तो इसीलिए क्योंकि सेम डीएनए पहुंचा है उन दोनों सेल्स के अंदर, तो वो दो सेल्स भी बिल्कुल कॉपी होते हैं अपने पेरेंट सेल के मुकाबले में और कोई चेंज उनके अंदर देखने को नहीं मिलता। तो ऑफस्प्रिंग्स आइडेंटिकल होंगे अपने पेरेंट्स के जैसे क्योंकि उनके पास ऑफस्प्रिंग्स के पास सेम डीएनए हासिल होता है पेरेंट वाला। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो इसके बारे में लिखा हुआ इट इन्वॉल्व सेक्स सेल्स। इसके अंदर कुछ सेल्स इन्वॉल्व होते हैं जिन्हें सेक्स सेल कह रहे हैं या जिन्हें हम गैमेट कहते हैं। एक इसमें मेल गैमेट होता है जो स्पर्म कहलवाता है और दूसरा फीमेल गैमेट होता है जो ओवम कहलवाता है। लेकिन ये जो स्पर्म होता है ये फ्यूज हो जाता है, ये मिल जाता है, जुड़ जाता है एग के साथ में। स्पर्म छोटा होता है, एग बड़ा सेल होता है, तो एग के साथ में स्पर्म फ्यूज हो जाता है और फ्यूज होने के बाद ये जो सेल बनाएगा वो जाइगोट कहलवाएगा। अब ये जो जाइगोट होगा ये समझ ले एक नया ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर फिर हमें सेल डिवीजन देखने को मिलेगी, डेवलपमेंट देखने को मिलेगी और ये फिर एक पूरा नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। आगे लिखा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू जेनेटिक डाइवर्सिटी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में जीन्स की हमें वेरिएशन, जीन्स का चेंज होना नज़र आता है। जीन्स का चेंज क्यों होना नज़र आया हमें? क्योंकि ये जो स्पर्म है इसके अंदर एक अलग डीएनए मौजूद है और जो एग है, ओवम है, उसके अंदर अलग डीएनए मौजूद है। इन दोनों सेल्स के फ्यूज़ होने के नतीजे में, इनके मिलने के नतीजे में जाइगोट बना है। यानी जाइगोट में कुछ स्पर्म्स का डीएनए का हिस्सा भी है, कुछ एग के डीएनए का हिस्सा भी है। तो एक मुख्तलिफ हमारे पास एक न्यू किस्म बन चुकी है, जेनेटिक डाइवर्सिटी यहाँ पर आ चुकी है। और उसके अलावा एडाप्टेबिलिटी भी नज़र आएगी, यानी कि वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप को एडाप्ट कर पाएगा। आगे फिर वही बातें आ गई। अल्टरनेटिवली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलाउज अ सिंगल पेरेंट टू जेनेट जेनेटिकल आइडेंटिकल आर सिमिलर ऑफस्प्रिंग विदाउट स्पेशलाइज रिप्रोडक्टिव सेल्स। इसके अंदर कोई खास रिप्रोडक्टिव सेल्स नहीं होते, गेमेट्स नहीं होते, सिर्फ सिंगल सेल ही होगा और जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो आइडेंटिकल होगा क्योंकि उसमें कोई जेनेटिक मिक्सअप नहीं होता, तो वो सिमिलर होगा पेरेंट सेल के मुकाबले में। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसके अंदर कुछ प्रोसेसेस होते हैं। लिखा हुआ है द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इन्वॉल्व स्टेजेस सच एज गेमेटोजेनेसिस। पहला प्रोसेस होगा गेमेटोजेनेसिस जिसके नतीजे में गेमेट्स बनेंगे, यानी कि स्पर्म और एग जिस नतीजे में बनेंगे वो प्रोसेस गेमेटोजेनेसिस। फिर मेटिंग यानी कि दो ऑर्गेनिजम्स का आपस में जुड़ना, मिलना। फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन, गेमेट्स का आपस में मिलना। फिर गेमेट्स के मिलने से जाइगोट बन जाएगा। फिर उस जाइगोट के अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होना, जाइगोट के अंदर सेल डिवीजन होना और फिर बर्थ होना या हैचिंग होना। बर्थ एक जैसे हमारे अंदर बर्थ होती है और जो हमारे पास एग लेइंग एनिमल्स होते हैं उनमें हैचिंग होती है। तो इस तरह से ये प्रोसेस हमें देखने को मिलेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे के अंदर। आगे मजीद इसकी कंट्रोल के हवाले से लिखा हुआ है कि हार्मोन्स इस प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा सेलुलर डिफरेंटिएशंस यानी कि सेल्स अपने आप को मुख्तलिफ सेल्स में कन्वर्ट कर दे, क्योंकि सिर्फ जाइगोट में एक सेल था लेकिन उसमें से कई ज़्यादा मुख्तलिफ सेल्स बन जाते हैं। उसके अलावा मार्फोलॉजिकल चेंजेस, मार्फोलॉजिकल चेंजेस का मतलब है कि उसकी शक्ल बदल जाना। पहले एक सेल होगा, फिर वो अलग शक्ल का आएगा, फिर एक ऑर्गेनिज्म अलग शक्ल का, तो उसके अंदर कई ज़्यादा शक्लें जो है वो बदलती रहती हैं।
तो इस तरह से ये कई सारे मामला जो है हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देखने को मिलेंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज ये इंट्रोडक्शन के तौर पर इतना काफ़ी था आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और रिप्रोडक्शन के दूसरे लेक्चर के साथ हम लोग हाजिर हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा इस चैनल को देख रहे हैं तो वीडियो की पसंद आने की सूरत में इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और मेरे चैनल के हवाले से अपडेटेड रहने के लिए व्हाट्सएप का एक लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, तो वहाँ पर क्लिक करके भी आप इस चैनल के साथ अपडेटेड रह सकते हैं, जहाँ पर आपको मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जिस टॉपिक का डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर तो याद रखिएगा यहाँ पर लफ्ज़ सिस्टम आ चुका है। सिस्टम का जब भी मतलब होगा तो उसके अंदर कई सारे ऑर्गन्स मौजूद होंगे। तो यही बात इस पहली लाइन में डिस्क्राइब की गई है। द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज दैट वर्क टुगेदर टू फैसिलिटेट रिप्रोडक्शन। इंसान का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके अंदर कई सारे ऑर्गन्स और उनके साथ कुछ टिश्यूज़ होंगे। जब सिस्टम आ गया तो ये साथ में मिल करके वर्क टुगेदर करेंगे ताकि प्रोसेस हो सके रिप्रोडक्शन का। तो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के अंदर ऑर्गन्स और टिश्यूज़ होते हैं जो साथ में मिलकर काम करते हैं और फिर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस अंजाम होगा। अब अगर हम बात करेंगे इंसानों के बारे में तो इंसानों के हवाले से लिखा हुआ है ह्यूमन बींग्स आर यूनिसेक्सुअल, आर डाइशियस, आर हेट्रोफेरोडाइट। अब यहाँ पर इन बातों को, इन टर्म्स को समझिएगा। यूनिसेक्सुअल उसे कहा जाता है जिसकी बॉडी में सिर्फ सिंगल सेक्स मौजूद हो। हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ फिशेस ऐसी होती है, कुछ वर्म्स ऐसे होते हैं जिनकी सिंगल बॉडी में मेल फीमेल दोनों मौजूद होते हैं। तो जिनमें इस तरह से मौजूद हो वो बाइसेक्सुअल कहलवाएंगे। और यहाँ पर डाइशियस लफ्ज़ मौजूद है। डाइशियस का मतलब होता है दो अलग अलग घर। दो अलग अलग घर का मतलब कि मेल के लिए अलग बॉडी, फीमेल के लिए अलग बॉडी। लेकिन जो हमारे पास एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर दोनों ही सेक्सेस मौजूद होते हैं, मेल फीमेल साथ होते हैं, उन्हें मोनोशियस कहा जाता है, यानी एक ही घर में मेल फीमेल। और हेट्रोफेरोडाइट भी उन्हें कहा जाता है जिनमें अलग अलग सेक्सेस पाए जाते हैं। अगर जिनमें दोनों ही बॉडीज़ मौजूद हो, मेल फीमेल साथ में हो, उन्हें हर्मोफेरोडाइट कहा जाता है। तो ह्यूमन जो है वो हेट्रोफेरोडाइट, मेल फीमेल अलग, डाइशियस इनका मतलब भी मेल फीमेल अलग, और यूनिसेक्सुअल यानी कि सिंगल सेक्स उसकी बॉडी में पाया जाता है। तो क्योंकि इनमें सिंगल सेक्स पाया जाता है तो या तो वो मेल होंगे या फीमेल होंगे। अगर मेल होंगे तो उनकी बॉडी के अंदर जो गोनेट्स मौजूद होंगे वो टेस्टिस होंगे, और अगर फीमेल होंगे तो उनके अंदर जो गोनेट्स मौजूद होंगे वो ओवरीज होंगी। मजीद आगे लिखा हुआ है इनके काम के हवाले से, ईच विद डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इन दोनों का, टेस्टिस का भी अलग स्ट्रक्चर होगा और ओवरीज का भी अलग स्ट्रक्चर होगा। ना सिर्फ स्ट्रक्चर अलग होगा पर फंक्शन भी इनका अलग होगा। और ये जो है इनका स्ट्रक्चर का डिफरेंट होना, फंक्शन का अलग होना, ये रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को अंजाम देगा। और रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को किस तरह से अंजाम देगा कि जो स्पर्म्स हैं ये स्पर्म्स बनाए जाते हैं टेस्टिस के ज़रिए से, और ये स्पर्म्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पहुंचते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये रिसीव होते हैं स्पर्म्स जो कि मेल के गोनेट्स में से यानी कि टेस्टिस में से डेवलप होते हैं। अब जैसे कि हमने कहा कि ये जो स्पर्म्स होते हैं ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहुंचते हैं। अब फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या चीज़ मौजूद होती है, लिखा हुआ है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूस एंड प्रिपेयर एग्स फॉर फर्टिलाइजेशन। फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो सेल मौजूद होता है वो एग कहलवाता है, उसे एग या ओवम कहा जाता है। अब ये ओवम जो है ये मौजूद रहता है फीमेल के सिस्टम के अंदर, और जब स्पर्म आएगा तो स्पर्म के साथ ये एग जो है फ्यूज़ हो जाएगा, एग जो है मिल जाएगा, जाइगोट बनेगा। एग और स्पर्म का मिलना ये होता है फर्टिलाइजेशन। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एग को बना रहा है ताकि वो स्पर्म के साथ फ्यूज़ हो, यानी कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो सके। उसके अलावा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक और काम का लिखा हुआ है, एंड प्रोवाइड सपोर्ट फॉर फीटल डेवलपमेंट। जो फीटस होता है यानी कि जो बच्चा माँ के पेट में बन रहा है उसे हम फीटस कहते हैं। तो फीटस जब बड़ा हो रहा है, फीटस की डेवलपमेंट हो रही है, तो उसे प्रोटेक्शन, उसे सपोर्ट देने का काम जो है ये भी फीमेल का होता है। अब फीटस जो डेवलप होगा वो प्रेगनेंसी का प्रोसेस होता है जिसके अंदर फीटस की डेवलपमेंट हो रही होती है। तो फीटस की डेवलपमेंट जब प्रेगनेंसी में होगी तो उसे प्रोटेक्शन देना भी ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम कौन सा हो गया, एक तो वो एग को बनाएगी जिसके साथ स्पर्म फ्यूज हो सकता है, फर्टिलाइजेशन होगी। दूसरा ये फीटस की डेवलपमेंट कराएगी प्रेगनेंसी के दौरान। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम क्या होगा कि वो स्पर्म्स को प्रोड्यूस करेगा। अब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से।
तो इसके बारे में लिखा हुआ है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो पार्ट्स मौजूद होते हैं, कुछ पार्ट्स जो उसकी बॉडी के बाहर होते हैं जिन्हें एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहा जाएगा, और कुछ पार्ट्स उसके अंदर मौजूद होंगे बॉडी के जिन्हें इंटरनल जेनिटेलिया कहा जाएगा। अगर हम बात करेंगे कि इसके अंदर कौन से इंटरनल जेनिटेलिया मौजूद है और कौन से एक्सटर्नल जेनिटेलिया मौजूद है, तो लिखा हुआ है इंटरनल जेनिटेलिया इंक्लूड द पेयर्ड गोनेट्स। इंटरनल जेनिटेलिया के अंदर जो स्ट्रक्चर मौजूद है, एक तो मौजूद होते हैं उसके पास गोनेट्स, यानी कि जो टेस्टीज हैं जो कि सेक्स सेल्स को प्रोड्यूस करेंगी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ पर टेस्टीज लोकेटेड होते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे टेस्टीज का सिंगुलर जो है वो टेस्टिस होता है, जो कि यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा लिखा हुआ है कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है एंड एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स दैट स्टोर द स्पर्म प्रोड्यूस सीक्रेशन दैट एक्टिवेट एंड नरिश देम। अब यहाँ पर ये बात हो रही है कि एक तो है हमारे पास ये टेस्टिस जिसके अंदर स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन टेस्टिस से निकलने के बाद कुछ और हिस्सों में ये स्पर्म्स चले जाते हैं। वहाँ पर स्पर्म्स जो होते हैं कुछ टाइम के लिए स्टोर होते हैं। उसके अलावा स्पर्म्स को बचाने के लिए, उन्हें नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए कुछ चीज़ें निकलती हैं जो कि बाकी के हिस्सों में से निकलती हैं। वो बाकी के हिस्से जो स्पर्म्स को सपोर्ट कर रहे हैं वो एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स कहलवाएंगे। उनके कई सारे नाम हैं, जैसे कि वेस डिफरेंस हो गया, उसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया। तो कई सारे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करेंगे कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया कौन से हैं, तो उनके हवाले से लिखा हुआ है द पेनिस एंड द स्कोटम आर द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जो उसकी बॉडी के बाहर के स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि पेनस का हिस्सा हो गया और दूसरा ये स्कोटम का पाउच हो गया, ये दोनों ही एक्सटर्नल जेनिटेलिया होंगे। इनके अंदर के जो हिस्से मौजूद हैं, जैसे कि टेस्टिस हो गए, ये इंटरनल जेनिटेलिया, और कुछ और ट्यूब्स जैसे कि हो गई, ये भी इंटरनल जेनिटेलिया। लेकिन जो बॉडी के बाहर निकले हुए हिस्से होते हैं वो इनके एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहलवाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इन्हीं टेस्टिस का जिक्र कर रहे हैं, गोनेट्स का जिक्र करें, जिसका सिंगुलर हम डिस्कस किया कि टेस्टिस होगा। अगर हम टेस्टिस की बात करें तो लिखा हुआ है टेस्टिस स्पर्म्स को प्रोड्यूस करती हैं और टेस्टोस्टेरोन यानी कि मेल हार्मोन को प्रोड्यूस करती हैं। अगर हम इन गोनेट्स की बात करें तो इनके हवाले से लिखा हुआ है दे डेवलप इनसाइड द एब्डोमेन। ये हमारे पेट के अंदर ही डेवलप होते हैं, लेकिन जब बच्चे की डेवलपमेंट होती है तब ये जो है बॉडी के बाहर आ जाते हैं। लिखा हुआ है बट कम टू लाई बिफोर बर्थ इन स्कोटम। लेकिन ये जो टेस्टिस हैं हमारी बर्थ से पहले एक पाउच के अंदर आ जाते हैं जिसे स्कोटम कहा जाता है। तो ये बर्थ से पहले ही पाउच ऑफ स्किन के अंदर आ जाते हैं, जो कि एब्डोमेन के बाहर लोकेटेड होता है और थाइज के टांगों के दरमियान में ये लोकेटेड होता है। और इसकी वजह क्या लिखी हुई है कि टेस्टिस क्यों जो है वो बाहर आ जाती हैं, तो लिखा हुआ है सिंस द स्पर्म्स आर अनेबल टू डेवलप एट बॉडी टेम्परेचर्स। क्योंकि जो स्पर्म्स होते हैं वो बॉडी के अंदर 37 सेल्सियस के टेम्परेचर पे डेवलप नहीं हो सकते, उन्हें लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है। तो लिखा हुआ है द स्कोटम मेंटेन द टेस्टिस एट अराउंड 34 सेल्सियस स्लाइटली लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर। तो स्कोटम में आने की वजह से टेस्टिस जो है ये फ़ायदा प्रोवाइड कर रही होती है कि वहाँ का टेम्परेचर लो होता है और लो टेम्परेचर के अंदर अच्छी तरह से जो है ये स्पर्म्स डेवलप हो सकती हैं। अब यहाँ मजीद टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर का डिस्कस हो रहा है। तो लिखा हुआ है द टेस्टिस इज कम्पोज्ड ऑफ लोब्यूल्स। टेस्टिस के अंदर कुछ खाने बने होते हैं जिन्हें लोब्यूल्स कहा जाता है, और उन लोब्यूल्स के अंदर कुछ ट्यूब्स मौजूद होती हैं जो कि कॉइल ट्यूब्स होती हैं जिन्हें सेमनीफेरस ट्यूब्स कहा जाता है। ये सेमनीफेरस ट्यूब्स वो ट्यूब्स होती हैं जिनके अंदर स्पर्म्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो है हमारे पास टेस्टिस का स्ट्रक्चर मौजूद है। अब यहाँ पर देखेंगे कुछ मुड़ी हुई ट्यूब्स मौजूद हैं। ये जो मुड़ी हुई ट्यूब्स हैं ये हमारे पास है सेमनीफेरस ट्यूब्स, जिनके अंदर स्पर्म्स डेवलप होते हैं। स्पर्म दरअसल इमेच्योर यहाँ पर बनते, फिर वो आगे के हिस्सों में चले जाते हैं, जो कि यहाँ वाले पार्ट्स मौजूद हैं। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये लोब्यूल का स्ट्रक्चर भी बताया गया है कि लोब्यूल जो है ये इनके बीच वाली जगह है जहाँ पर ये सेमनीफेरस ट्यूब्स मौजूद हैं। आगे मज़ीद लिखा हुआ है कि ये जो है सेमनीफेरस ट्यूब्स ये टेस्टिस में मौजूद होती हैं, और मज़ीद लिखा हुआ है कि इन ट्यूब्स के अंदर सेल्स होते हैं सर्टोली सेल्स। तो ये सर्टोली सेल्स जो हैं वो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और स्पर्म जो बनेगा एक प्रोसेस के ज़रिए से बनेगा जिसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर आप बॉक्स को देखेंगे तो यहाँ पर बॉक्स में एक बात बयान की गई है कि टेस्टिकुलर कैंसर इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर इन यंग मैन बिटवीन द एज ऑफ 15 एंड 34। 15 से 34 ईयर्स तक की एज में एक कैंसर देखी जाती है जो टेस्टिस के अंदर होती है, जिसे टेस्टिकुलर कैंसर कहा जाता है। लेकिन जो है इसके अंदर क्योर भी बहुत ज़्यादा है, तो अर्ली ट्रीटमेंट हो तो इसका क्योर भी हो सकता है और ये कैंसर जो है वो ठीक भी हो सकती है। तो ये कैंसर जो है वो भी टेस्टिस को अफेक्ट कर रही है, जिसका यहाँ पर बयान किया गया है, और ये कब होगी? 15 से 34 ईयर्स के बीच में होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही था। हमने यहाँ तक जो है एक्सेसरी डक्ट से पहले तक के टॉपिक्स को डिस्कस किया।
अब इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर हम एक्सेसरी डक्ट्स को जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ हमारे पास ये पूरा ही टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। फिर हम स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से स्पर्म्स की फॉर्मेशन टेस्टिस के अंदर होती है। तो एक पूरा सिंपल सा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का टॉपिक आ जाएगा, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, तब भी हमारे चैनल का फ़ायदा होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैदली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर के एक और टॉपिक के साथ। और आज के अंदर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जिस टॉपिक के साथ हाजिर हैं वो है हमारे पास एक्सेसरी डक्ट्स, यानी कि वो डक्ट्स, वो ट्यूब्स जो कि मददगार होती हैं, वो ट्यूब्स जिनकी मदद से स्पर्म्स कैरी आउट होते हैं, स्पर्म्स फिर आगे पहुंचते हैं। अब इसके बारे में सबसे पहले हम बयान करेंगे। तो लिखा हुआ है स्पर्म सेल्स मूव टुवर्ड्स द एपिडिडीमिस। एपिडिडीमिस की तरफ स्पर्म्स जो हैं वो जाते हैं। अब ये स्पर्म्स कहाँ से जाएंगे? हमें मालूम है कि टेस्टिस के अंदर कुछ ट्यूब्स मौजूद होते हैं जिन्हें सेमनीफेरस ट्यूब्स कहा जाता है। उन सेमनीफेरस ट्यूब्स के अंदर स्पर्म्स इमेच्योर हालत के अंदर बनते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के ज़रिए से। अब स्पर्म्स जब बनेंगे तो वो पहुँचेंगे एपिडिडीमिस के पास। अब एपिडिडीमिस के पास पहुँचेंगे, लेकिन उससे पहले वो गुजरेंगे रेटी टेस्टिस से और फिर जा कर के इस हिस्से में पहुँचेंगे। अब थोड़ा सा बुक में देखेंगे और फिर हम समझेंगे कि किस तरह से ये होगा। ये हमारे सामने एक टेस्टिस का स्ट्रक्चर मौजूद है। अगर हम देखेंगे तो ये जो चीज़ें येलो कलर से बनाई गई हैं, दीज आर द सेमनीफेरस ट्यूब्स जिनके अंदर स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है। फिर उसके बाद इसके साथ कुछ और हिस्से जुड़े हुए हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये हिस्से आपको नज़र आ रहे हैं, दीज आर द रेटी टेस्टिस। और फिर रेटी टेस्टिस के बाद कुछ और ट्यूब्स भी छोटी सी आएंगी जिन्हें इफ्रेंट डक्ट्यूल्स कहा जाता है। इफ्रेंट डक्ट्यूल्स के बाद ये चला जाएगा एपिडिडीमिस के पास। तो इस तरह से स्पर्म्स इन हिस्सों में पहुंचते हैं। यहाँ पर मौजूद इस तस्वीर में ज़्यादा क्लियर तौर पर आपको नज़र आ रहा है स्ट्रक्चर, लोब्यूल्स भी आपको नज़र आ रहे हैं जो कि हमने कहा था कि चैम्बर्स होते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे, आपको ये जो है सेमनीफेरस ट्यूब्स भी नज़र आ रही हैं जिनके अंदर से स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे। एंड सेमनीफेरस ट्यूब्स के बाद जो स्पर्म्स पहुँचेंगे वो रेटी टेस्टिस में पहुँचेंगे, जो कि ये वाले स्ट्रक्चर्स हैं। रेटी टेस्टिस के बाद ये पहुँचेंगे इफ्रेंट डक्ट्यूल्स के अंदर, जो कि ये वाला स्ट्रक्चर है। और फिर एपिडिडीमिस के पास, यानी कि इस बड़े से क्वाल्ड स्ट्रक्चर के अंदर, ट्यूब्स का ही ये स्ट्रक्चर है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा क्वाल्ड मुड़ी हुई ट्यूब्स हैं एपिडिडीमिस, इनके पास जाकर के ये सेल्स पहुँचेंगे। अब हम बुक में वापसी आते हैं तो यहाँ पर इसको पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है आफ्टर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द सेमनीफेरस ट्यूब्स। यही बात हमने कही कि स्पर्म्स पहले सेमनीफेरस ट्यूब्स में बनेंगी और उसके बाद एपिडिडीमिस के पास पहुँचेंगी रेटी टेस्टिस के जरिए से। मज़ीद लिखा हुआ है द एपिडिडीमिस एंड रेटी टेस्टिस आर कनेक्टेड बाय अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स नोन एज इफ्रेंट डक्ट्स। हमने वही बात की थी फिर कि ये जो रेटी टेस्टिस होते हैं और ये एपिडिडीमिस होते हैं, इनके बीच में भी ट्यूब्स मौजूद होते हैं जिन्हें इफ्रेंट डक्ट्स कहा जाता है, जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रही। ये हमारे पास एपिडिडीमिस का स्ट्रक्चर और फिर ये रेटी टेस्टिस का स्ट्रक्चर, और उसके बीच में यहाँ पर ये हमारे पास इफ्रेंट डक्ट्यूल्स। अब मज़ीद यहाँ पर ये लिखा हुआ स्पर्म सेल्स आर केप्ट इन द एपिडिडीमिस अंटिल दे आर रेडी फॉर इजैकुलेशन एंड आर फुली डेवलप्ड। अब यहाँ पर बात ये हो रही है कि जब स्पर्म्स रिलीज़ होते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं एजाकुलेशन। जब तक एजाकुलेशन नहीं होती, स्पर्म्स रिलीज़ नहीं होते, तब तक ये एपिडिडीमिस के अंदर मौजूद रहेंगे, या फिर जब तक कि स्पर्म्स फुली मैच्योर नहीं हो सकते। स्पर्म्स जब फुल मैच्योर होते हैं तब ये एपिडिडीमिस से फिर बाहर निकलेंगे और एजाकुलेशन के लिए जाएंगे। ये ध्यान में रखिएगा कि सेमनीफेरस ट्यूब्स के अंदर जो स्पर्म्स बनते हैं वो इमेच्योर होते हैं, लेकिन स्पर्म्स जो मैच्योर होते हैं वो एपिडिडीमिस के अंदर होते हैं। फिर यहाँ पर एक और ट्यूब का जिक्र है, और ये ट्यूब कौन सी है? जो कि एपिडिडीमिस के साथ कनेक्टेड होती है, जिसका नाम लिखा हुआ है डक्टस डिफरेंस, या जिसे वास डिफरेंस कहा जाता है। तो इसके बारे में लिखा हुआ है वास डिफरेंस इज द थिक वॉल ट्यूब दैट कैरीज स्पर्म्स फ्रॉम द एपिडिडीमिस। एपिडिडीमिस के पास जब स्पर्म्स मैच्योर हो जाएंगी तो यहाँ से स्पर्म्स को लाया जाएगा वास डिफरेंस के जरिए से, और लिखा हुआ है वेयर द स्पर्म्स आर स्टोर्ड बिफोर बीइंग रिलीज्ड ड्यूरिंग इजैकुलेशन। इजैकुलेशन से पहले स्टोर किए जाते हैं ये वास डिफरेंस के अंदर। मैच्योर ये होंगे एपिडिडीमिस के अंदर, ये बनेंगे सेमनीफेरस ट्यूब्स के अंदर और स्टोर होंगे कुछ टाइम के लिए वास डिफरेंस के अंदर। मज़ीद लिखा हुआ है ईच डक्टस डिफरेंस हैज़ एन इम्प्योला। ये जो वास डिफरेंस है इसके पास एक बड़ा सा हिस्सा होता है जिसे एम्प्यूला कहा जाता है,
और ये एम्पुला जो कि वास डिफरेंस का हिस्सा है, इसके बारे में लिखा हुआ है विच इज़ एन एक्सपेंडेड पार्ट, ये एक फैला हुआ हिस्सा है दैट सर्व्स एज अ रिजर्वायर, और जो कि रिजर्वायर के तौर पर काम कर रहा है, यानी कि जो कि महफूज रखने के लिए काम कर रहा है, जो कि स्टोर करने के लिए काम कर रहा है। तो जैसे कि हमने बात की सेमनीफेरस ट्यूब्स, उसके बाद रेटिटेस्टिस, फिर इफ्रेन डक्टियोल्स, फिर एपिडिडिमिस और उसके बाद वास डिफरेंस, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये तरतीब जो है हमने यहाँ पर बयान कर दी ताकि आपके लिए आसानी रहेगी। उसके अलावा ये वास डिफरेंट जो है, जिसको डक्टस डिफरेंट कहा जाता है, तो ये ट्यूब भी आपको नज़र आ रही है, लेकिन ये ट्यूब यहाँ तक नहीं होती, ये बहुत ही ज़्यादा आगे तक फैली हुई होती है। अब इस तस्वीर में देखेंगे तो ये आपको टेस्टिस का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसके साथ एपिडिडिमिस कनेक्टेड है, और फिर एक ट्यूब जो दूसरी आ रही है जो कि वास डिफरेंस या जिसको डक्टस डिफरेंस कह रहे थे। अब ये ट्यूब जो है आगे जाएगी तो इसका एक फैला हुआ उभरा हुआ स्ट्रक्चर आएगा। ये जो इसका फैला हुआ हिस्सा है इसे एम्प्यूला कहा जाता है, जो कि रिजर्वायर है, जो कि कुछ टाइम के लिए स्टोर करेगा स्पर्म्स को। अब मज़ीद आगे लिखा हुआ है ejaculatory duct, one of the two hollow tubes created by joining the excretory duct of the seminal vesicles and the ampulla of ductus deferens। अब इस तस्वीर के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्लियर स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो आपको ये वास डिफरेंस नज़र आ रही है, और उसके अलावा आपको एक और ट्यूब भी नज़र आ रही है जो कि है सेमिनल वेसिकल्स। अब आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाती हैं, यानी कि जो स्पर्म्स आएंगे जो वास डिफरेंस में से आएंगे और जो सेमिनल वेसिकल्स में से फ्लूइड होगा, ये दोनों साथ में कंबाइन होकर के साथ में जुड़ करके पहुँचेगा यूरेथ्रा के अंदर। जो आपको दूसरी चीज़ नज़र आ रही है, दूसरी ट्यूब, वो है हमारे पास यूरेथ्रा, और इस यूरेथ्रा के बीच के अंदर ये तमाम चीज़ें दाखिल हो जाती हैं। तो इजाक्यूलेटरी डक्ट दरअसल दोनों मिक्सचर्स को कंबाइन करके भेज रहा होता है यूरेथ्रा के अंदर। अब जो सेमिनल वेसिकल्स हैं उनका हिस्सा और जो दूसरी हैं डक्टस डिफरेंस, वास डिफरेंस, इनका हिस्सा जब ज्वाइंट होगा तो ज्वाइंट होकर के वो बनाएगा हमारे पास इजाक्यूलेटरी डक्ट, एक ऐसी ट्यूब जो कि इजाक्यूलेट कराएगी, जिसके ज़रिए से निकलेंगे स्पर्म्स, सेमन, जो कि साथ में मिलकर के निकलेंगे। तो आगे यही बात लिखी हुई है, द डक्ट सर्व्स टू कंबाइन द स्पर्म डिपॉजिटेड इन द एम्पुला विद द फ्लूइड जनरेटेड बाय द सेमिनल वेसिकल्स एंड ट्रांसफर दीज सब्सटेंसेस टू द प्रोस्टेट। तो यहाँ पर यही बात लिखी हुई है कि जो इजैकुलेटरी डक्ट होता है इसका काम होता है कंबाइन करना स्पर्म को जो एम्पुला में से आएगा और इन फ्लूइड्स को जो कि सेमिनल वेसिकल्स में से आएंगे। जब स्पर्म्स और फ्लूइड्स आपस में मिलेंगे तो एक मिक्सचर बनेगा जिसे हम लोग कहेंगे सेमन। तो सेमन की प्रोडक्शन यहाँ पर होगी, और ये सेमन जो है ये प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर ट्रांसफर नहीं होगा, बल्कि ये जो है यूरेथ्रा के अंदर एंटर हो जाएगा, और यूरेथ्रा ही जो है फिर रास्ता होगा जहाँ से ये दोनों चीज़ें रिमूव होंगी इजैकुलेशन के नतीजे में। अब ये ज़हन में रखिएगा, यूरेथ्रा एक ऐसा रास्ता था जहाँ से यूरिन जा रहा था। आपने यूरिनरी ब्लैडर को देखा था तो वहाँ से यूरिन यूरेथ्रा में दाखिल हो रहा था। तो सेमन जो है जिसके अंदर स्पर्म्स मौजूद है, जो कि एक मिक्सचर बन चुका है, उस सेमन का रास्ता भी यूरेथ्रा में से होगा। तो लिखा हुआ है अबाउट हाफ वे थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच में से यूरेथ्रा में ये दाखिल हो जाएंगे। और यूरेथ्रा को लिखा हुआ है यूरिनो जेनिटल डक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव डिस्चार्ज का एक कॉमन पाथ होता है, यानी कि यूरिनरी डिस्चार्ज यानी यूरिन है वो भी इस यूरेथ्रा में से आता है, और जो रिप्रोडक्टिव डिस्चार्ज यानी कि जो सेमन है वो भी इसी यूरेथ्रा में से आता है। याद रखिएगा, सेमन जो है हम कलेक्टिवली कह रहे हैं स्पर्म और उसके साथ कुछ मिले हुए और फ्लूइड्स को। अब हम बात करते हैं कुछ और पार्ट्स को, जैसे कि नाम लिखा हुआ है पेनिस के बारे में। तो इसके बारे में लिखा हुआ है द मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया, मेल का बाहर वाला ये जेनिटल यानी कि ऑर्गन होता है, और इसको कपिलेटरी ऑर्गन भी कहा जाता है, यानी कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स का प्रोसेस होता है तो उस दौरान ये जो पेनिस है वो फीमेल ऑर्गन के साथ में मिलता है। अब इसके बारे में लिखा हुआ है कि इसके कुछ हिस्से होते हैं। कौन से हिस्से हैं? जैसे लिखा हुआ है ग्लैंड्स आर हेड आर टिप ऑफ द पेनिस, पेनिस का जो ऊपर वाला हिस्सा होगा इसे ग्लैंड्स कहा जाता है, या इसे हेड या टिप ऑफ पेनिस कहा जाता है। और इसके बारे में लिखा हुआ है द ग्लैंड्स इज़ अ वेरी सेंसिटिव एंड कंटेन्स द ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्रा की जो ओपनिंग है वो भी इसी ग्लैंड्स में से निकलती है, और उसके अलावा ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है। और मज़ीद इसके बारे में लिखा हुआ इन सम मेंस अ फोर्ड ऑफ स्किन दैट कार्स द फॉर स्किन में कवर द ग्लैंड्स, ग्लैंड्स के ऊपर पैदाइश के तौर पर एक जो है कवरिंग मौजूद होती है, स्किन का पार्ट मौजूद होता है जिसे हम फॉर स्किन कह रहे हैं, जो कि कवर किया होता है। लेकिन जब मुसलमान बच्चों के अंदर खतने का प्रोसेस होता है सर्कमसेशन का, तो इस फॉर स्किन को कट किया जाता है। अब इसके बारे में लिखा हुआ है कि हेड के अलावा जो बाकी हिस्सा है उसे शेफ्ट कहा जाता है या उसे बॉडी कहा जाता है,
और इसके अंदर कुछ लेयर्स मौजूद होती हैं इरेक्टाइल टिश्यूज़ की, यानी कि ऐसे टिश्यूज़ के अंदर मौजूद होते हैं जो कि इरेक्शन का काम करते हैं। इरेक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर पेनिस की साइज़ इनलार्ज हो जाती है। उसके अलावा लिखा हुआ है एक और पार्ट जो कि है रूट। रूट की बात करें तो लिखा हुआ है ये वो पार्ट है जिसके ज़रिए से पेनिस पेल्विक एरिया से कनेक्टेड होता है। तो अब इसके 3 हिस्से हो गए, एक शेफ्ट जो कि ज़्यादातर इसका हिस्सा है, उसके अलावा रूट और उसके अलावा ग्लैंड्स। इस तस्वीर में अगर आप देखेंगे तो ये टॉप का पार्ट ये ग्लैंड्स और उसके बाद बाकी का इसका हिस्सा जो है शेफ्ट, और जो पार्ट इसका कनेक्ट हो रहा है पेल्विक एरिया से ये पार्ट जो है रूट कहलवाएगा। फिर बात करते हैं स्कोटम की, जैसे कि हम पहले ही बयान कर चुके हैं। द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया लाइक पेनिस इट प्रोटेक्ट द टेस्टिस। स्कोटम जो है वो टेस्टिस को बचाता है, और ये कैसे बचाएगा लिखा हुआ है कीप्स देम एट अ टेम्परेचर सेवरल डिग्रीज बिलो द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर से कई गुना कम टेम्परेचर पे ये उसे बचा रहा होता है टेस्टिस को, ताकि वो स्पर्म्स को डेवलप कर सकें। और कितना टेम्परेचर होगा, 34 सेल्सियस टेम्परेचर होगा। फिर यहाँ पर मजीद लिखा हुआ है 3 सेट्स ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स। 3 ग्लैंड्स मौजूद हैं। कौन से ग्लैंड्स हैं? एक है सेमिनल वेसिकल्स, एक है प्रोस्टेट और एक है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। अब इनके बारे में बात करेंगे तो लिखा हुआ है सेमिनल वेसिकल्स जो हैं ये 16% जो है सेमन को बनाती है। जो सेमन मिक्सचर बनेगा उसके अंदर सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है ये इन्हीं सेमिनल वेसिकल्स का होगा। तो ये लार्जेस्ट पार्ट होता है सेमन प्रोड्यूसिंग पार्ट। उसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें तो ये भी सेमन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है, लेकिन ये लार्जेस्ट सेमन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड नहीं होगा। और इसके बाद में लिखा हुआ है इट्स सीक्रेट इज प्रोड डायरेक्टली इनटू द यूरेथ्रा। और प्रोस्टेट ग्लैंड अपने सीक्रेशंस को डायरेक्टली दाखिल कर देगा यूरेथ्रा के अंदर। तीसरे ग्लैंड का अगर हम जिक्र करें तो लिखा हुआ है द बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स आर अ पेयर ऑफ स्मॉल ग्लैंड्स अलोंग द यूरेथ्रा बिलो द प्रोस्टेट। प्रोस्टेट से नीचे ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, और ये भी छोटे से पेयर के तौर पर मौजूद होंगे, 2 होंगे। और लिखा हुआ है बिफोर एजाकुलेशन दे सीक्रेट अ क्लियर म्यूकस। सेमन के बाहर आने से पहले ये एक स्टिकी फ्लूइड को बाहर निकालते हैं, और इस म्यूकस का काम क्या होगा लिखा हुआ है दैट न्यूट्रलाइज एनी एसिडिक यूरिन रिमेनिंग इन द यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा क्योंकि वहाँ से सेमन को बाहर आना है तो उसके रास्ते को क्लियर करने का काम ये इसी बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स का होगा, उनके म्यूकस का होगा। अब यहाँ पर इनके बारे में आप देख सकते हैं टेस्टिस का लिखा हुआ, इनके काम का लिखा हुआ। ये स्पर्म्स और सेक्स हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन दोनों को प्रोड्यूस करेंगे। एपिडिडिमिस के बारे में बात करेंगे तो लिखा हुआ है कि यहाँ पर स्पर्म्स मैच्योर होंगे और कुछ टाइम के लिए स्टोर भी हो सकते हैं। और उसके अलावा वास्ट डिफरेंस की बात करेंगे तो ये जो है कंडक्ट करेंगे और स्पर्म्स को स्टोर करेंगे। सेमिनल वेसिकल्स की बात करेंगे तो ये कुछ फ्लूइड दाखिल करेंगे जिससे सेमन बनेगा। प्रोस्टेट ग्लैंड ये भी कुछ फ्लूइड ऐड करेंगे जिससे सेमन बनेगा। और यूरेथ्रा की बात करेंगे तो ये जो है कंडक्ट करेगा सेमन को और उसके अलावा यूरिन को। तो सेमन जब कह रहे तो स्पर्म्स भी साथ में आ गए। लास्ट में यहाँ बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स का जिक्र है। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स को कॉपर्स ग्लैंड भी कहा जाता है, और ये यूरेथ्रा में फ्लूइड दाखिल करते, सेमन में फ्लूइड दाखिल नहीं करते। जब यूरेथ्रा में फ्लूइड आएगा तो यूरेथ्रा जो है वहाँ का रास्ता ल्यूब्रिकेट होगा, सेमन जो है आसानी से जा पाएगा और एसिडिटी वगैरह को भी क्लियर करने का काम करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जिस टॉपिक का जिक्र करेंगे वो होगा हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म्स किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, कौन सा प्रोसेस होगा, कौन सी सेल डिवीजन होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी, और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। यहाँ पर 2 लफ्ज़ मौजूद हैं। स्पर्मेटो जो स्पर्म्स को ज़ाहिर करा है, और जेनेसिस यानी कि बनना। तो स्पर्म्स की बनना, स्पर्म्स की फॉर्मेशन होना। लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। एक ऐसा प्रोसेस जिसके नतीजे में स्पर्म्स बन रहे हैं उसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जा रहा है। और ये कहाँ होगा लिखा हुआ है विद इन द सेमनीफेरस ट्यूबल्स। टेस्टिस के अंदर जो सेमनीफेरस ट्यूबल्स मौजूद हैं, और सेमनीफेरस ट्यूबल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा। तो आइए अब हम इस प्रोसेस की शुरुआत करते हैं कि ये प्रोसेस किस तरह से होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे पास कुछ जर्म सेल्स हैं। दरअसल जो हमारे गैमेट्स होते हैं उन्हीं को जर्म सेल्स कहा जाता है। लेकिन लिखा हुआ है कि कौन से जर्म सेल्स की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि स्पर्म्स तो अभी तक बने नहीं हैं। तो शुरुआत के अंदर हमारे पास अनडिफ्रेंशिएटेड जर्म सेल्स होते हैं, यानी ऐसे जर्म सेल्स जिनको नहीं मालूम कि उन्होंने किस सेल्स में कन्वर्ट होना है। तो अनडिफ्रेंशिएटेड जो अभी तक चेंज नहीं हुए वो जर्म सेल्स मौजूद हैं, और उन्हें कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया जो है वो ज़्यादा के लिए प्लूरल के लिए और सिंगुलर के लिए स्पर्मेटोगोनियम कहा जाएगा। तो सिंपल समझ लिए कि हमारी बॉडी के अंदर स्पर्मेटोगोनियम मौजूद है, जिसको मालूम नहीं कि अभी उसने कौन से सेल्स में कन्वर्ट होना है। और यहाँ पर आप उसके सामने 2n भी देख रहे हैं। 2n का मतलब है कि उसके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद कंप्लीट मौजूद है।
और 2n को डिप्लॉयड कहा जाता है। कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इसके अंदर मौजूद हैं। अब होगा क्या कि लिखा हुआ है दीज सेल्स अंडरगो माइटोसिस। स्पर्मेटोगोनियम जो है वो माइटोसिस में जाएगा। अगर एक स्पर्मेटोगोनियम माइटोसिस में जाएगा तो माइटोसिस क्रोमोसोम के नंबर को सेम रखती है। तो जो सेल्स माइटोसिस के नतीजे में बनेंगे उनके पास भी सेम क्रोमोसोम मौजूद होंगे, सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होगा। यानी कि स्पर्मेटोगोनियम के पास अगर 46 क्रोमोसोम होंगे तो इसकी माइटोसिस होगी और माइटोसिस में जो डॉटर सेल्स बनेंगे उनके अंदर भी सेम क्रोमोसोम्स होंगे। और फिर उसके बाद में लिखा हुआ है कि ये जो स्पर्मेटोगोनियम बनेंगे ये हार्मोन्स के आने के बाद कन्वर्ट हो जाएंगे स्पर्मेटोसाइट के अंदर। याद रखिएगा स्पर्मेटोगोनियम के अंदर भी सेम क्रोमोसोम, जो माइटोसिस के नतीजे में स्पर्मेटोसाइट बने हैं उनमें भी सेम क्रोमोसोम मौजूद है। अब इस स्पर्मेटोसाइट के अंदर, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस होगी, लेकिन मियोसिस से पहले ये अपना डीएनए जो है डबल कर लेता है। और मियोसिस जब होगी तो क्या होगा, हमारे पास सेल्स बनेंगे इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की डिवीजन से, जो कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहलवाएंगे। यहाँ आपको एन नज़र आ रहा है, इनका मतलब है कि उसमें क्रोमोसोम आधे हो चुके हैं। क्रोमोसोम इसमें आधे हो गए और दोनों सेल्स के अंदर जो बनेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो दो बनेंगे दोनों में इक्वल नंबर में डीएनए पहुंच जाएगा। फिर होगी हमारे पास मियोसिस 2। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थे उनमें मियोसिस हुई तो बने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट वो बने जिनमें क्रोमोसोम की तादाद आधी हो चुकी है। यानी अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर 46 क्रोमोसोम थे तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर 23 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। अब मज़ीद लिखा हुआ है कि मियोसिस दो दफ़ा होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 2 जब होगी तो क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता, यानी 23 से अब मजीद क्रोमोसोम का नंबर कम नहीं होने वाला। तो लिखा हुआ है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो फर्दर डिवीजन इन मियोसिस 2 यील्डिंग 4 हैप्लॉइड सेल्स स्पर्मेटिड्स। अब ये जो हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट थे, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसमें से बनेंगे दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर से डिवीजन होगी तो बनेंगे 4 स्पर्मेटिड्स। क्योंकि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम के नंबर आधे थे तो यहाँ पर भी स्पर्मेटिड्स के अंदर भी क्रोमोसोम का नंबर आधा होगा। सिंगल एन ये जाहिर कर रहा है आधे क्रोमोसोम्स को। और वही बात लिखी हुई, ईच स्पर्मेटिड कंटेन हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द ओरिजिनल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में भी आधे क्रोमोसोम हो गए, और जो हमारे पास मियोसिस 2 ही स्पर्मेटिड्स बने इनमें भी हमारे पास आधे क्रोमोसोम आ गए। अब ये ध्यान में रखिएगा स्पर्मेटिड्स दरअसल इमेच्योर स्पर्म्स होते हैं, ये अभी स्पर्म्स नहीं बने। अब इनमें चेंज आएगा, लिखा हुआ है ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन इन स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान स्पर्मेटिड के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंज आएगा और ये मैच्योर स्पर्म सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो लिखा हुआ है दिस इंट्रिकेट प्रोसेस इन्वॉल्व रीशेपिंग ऑफ द न्यूक्लियस, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम एंड द डेवलपमेंट ऑफ फ्लैजिलम। इस प्रोसेस के दौरान 3 चीज़ें हो रही हैं। एक तो न्यूक्लियस का शेप चेंज होगा, उसके अलावा एक एक्रोसोम बनेगा। एक्रोसोम क्या होगा, एक्रोसोम इसका पार्ट होगा, हेड वाला पार्ट होगा स्पर्म्स का, जिसके अंदर एंजाइम्स वगैरह भी मौजूद होंगे जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी होती हैं। और उसके अलावा एक टेल भी बनेगी स्पर्मेटिड के अंदर जो कि हमारे पास फ्लैजिलम कहलवाएगी, जो कि स्पर्म्स को मूव कराने का काम करेंगी। और उसके बाद फाइनली ये स्पर्म सेल्स जो हैं डेवलप हो जाएंगे और उन्हें जो है स्पर्मेटोजुआ कहा जाएगा। और फिर ये सेमनीफेरस ट्यूबस के अंदर चले जाएंगे। अब ये स्पर्मेटोजुआ जो बनेंगे ये हमारे पास होंगे इमेच्योर स्पर्म्स। ये भी अभी तक इमेच्योर स्पर्म्स हैं, और जब ये एपिडिडीमिस के अंदर पहुंचेंगे तब ये मैच्योर हो जाएंगे, तब ये फाइनल हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। तो जहन में रखिए ये हमारे पास सबसे पहला सेल है जिसको स्पर्मेटोगोनियम लिखा हुआ है, जो कि डिप्लॉयड सेल है। इसके अंदर माइटोसिस होगी, यानी कि इस एक सेल में से 2 सेल्स बनेंगी, जो कि आप यहाँ पर 2 सेल्स देख रहे हैं। अब ये जो 2 सेल्स बनेंगी ये होंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब हमने 2 सेल्स की मिसाल नहीं लेनी, हम इस एक सेल को ही देखते हैं। इसमें जब डिवीजन होगी तो 2 सेल्स बनेंगी दोबारा से, और ये जो 2 सेल्स बनेंगी ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहलवाएंगे, और ये हैप्लॉइड होंगे, इनमें क्रोमोसोम नंबर आधा होगा। और फिर इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर दोबारा से मियोसिस 2 होगी, जिसके नतीजे में 2 यहाँ से सेल बनेंगे, और इस सेल में भी अगर डिवीजन होगी तो 2 सेल ये बनेंगे। तो हमारे पास 4 बन जाएंगे स्पर्मेटिड्स, जो कि दोबारा से हैप्लॉइड होंगे क्योंकि ये हैप्लॉइड सेल में से बने हैं। फिर ये स्पर्मेटिड जब थोड़ा सा टाइम गुजरेगा तो इनमें कुछ स्ट्रक्चर्स डेवलप होंगे, आगे चल करके इनमें कुछ और स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाएंगे। एक्रोसोम आपको क्लियर नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी एक्रोसोम वैसे नज़र आ रहा है आपको।
और फिर ये मैच्योर स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद। तो ये आप पार्ट्स देख रहे हैं एक्रोसोम, जो इसका पार्ट है हेड के भी ऊपर वाला पार्ट, और उसके अलावा हेड, मिडल पीस और उसके अलावा टेल जो कि फ्लैजिलम है। तो ये इसके पार्ट्स आप देख सकते हैं। इस पार्ट का काम होगा मूवमेंट के अंदर, एक्रोसोम का काम होगा अटैचमेंट कराना फीमेल के सेल के साथ में, और इस तरह से बाकी के पार्ट्स के इस तरह से दीगर काम होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर के एक और न्यू वीडियो के साथ। इससे कबल हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हार्मोनल रेगुलेशन इन मेल्स के। मेल्स के अंदर किस तरह से कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। और दूसरा, फर्स्ट ईयर की वीडियोस को फेडरल और सिंध की दोनों बुक्स से साथ में देखने के लिए मेरा एक और चैनल है, कमेंट में आपको मिल जाएगा उसका लिंक, तो वहाँ से आप उसको सब्सक्राइब करके उसके लेक्चर्स भी देख सकते हैं। तो अब हम लौटते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो लिखा हुआ है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल मेंटेन्स एंड रेगुलेट्स इट्स फंक्शन थ्रू सर्टेन हार्मोन्स। हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो जो काम अपने अंजाम देता है, उसके जो फंक्शंस हैं ये सारे हार्मोन्स की वजह से मेंटेन रहते हैं। आगे मज़ीद लिखा हुआ है द मेन हार्मोन्स इन्वॉल्व इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर द टेस्टोस्टेरोन, सबसे अहम हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, और उसके अलावा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और उसके अलावा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और इनहेबिन और गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये हमारे पास कुछ हार्मोन्स हो गए। कितने हार्मोन्स हो गए? एक, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। तो 5 हार्मोन्स हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अपना किरदार अंजाम दे रहे हैं। सबसे पहले हम लोग टेस्टोस्टेरोन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद बाकी हार्मोन्स को भी डिस्कस किया जाएगा। तो लिखा हुआ है टेस्टोस्टेरोन इज द प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस। अगर सवाल है कि विच वन इज द प्राइमरी सेक्स हार्मोन ऑफ मेल, तो आंसर उसका टेस्टोस्टेरोन होगा। टेस्टोस्टेरोन जो है टेस्टिस के जरिए से पैदा किया जाता है, और इसका क्या काम है लिखा हुआ है इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव टिश्यूज इंक्लूडिंग द टेस्टिस, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड द सेमिनल वेसिकल्स। इसका एक काम यहाँ पर यह है कि ये डेवलपमेंट कराता है मेल ऑर्गन्स को, मेल टिश्यूज़ को, और उसके अलावा उनकी मेंटेनेंस भी कराता है। जैसे कि टेस्टिस की मेंटेनेंस, टेस्टिस को डेवलप कराना, प्रोस्टेट ग्लैंड को डेवलप कराना और सेमिनल वेसिकल्स को डेवलप कराना और मेंटेनेंस रखना उनकी, ये सारा टेस्टोस्टेरोन का काम होगा। मज़ीद लिखा हुआ इट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। मर्द के अंदर सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स लाना, ये भी इसी का काम है। कौन से सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? जैसे कि फेशियल एंड बॉडी हेयर ग्रोथ, उसके अलावा डीपनिंग ऑफ वॉइस, आवाज़ का भारी हो जाना, और मसल मास का इंक्रीज़ हो जाना, और बॉडी हेयर का आ जाना, ये सारे मेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इस हार्मोन की वजह से आते हैं। उसके अलावा लिखा हुआ इट आल्सो स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, ये स्पर्म की प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड के जरिए से प्रोड्यूस होता है, लेकिन कौन सा पिट्यूटरी ग्लैंड? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होगा, लेकिन इसका असर टेस्टिस के ऊपर होगा। मज़ीद लिखा हुआ है इन मेल्स इट प्रोमोट्स द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म सेल्स विद इन द सेमिनिफेरस ट्यूबल्स ऑफ द टेस्टिस। जो टेस्टिस के अंदर ट्यूब्स मौजूद हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्स, उनके अंदर डेवलपमेंट कराना स्पर्म्स का, ये काम होगा हमारे पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। अब स्पर्म्स जो डेवलप होंगे, लेकिन ये कौन से सेल्स में डेवलप होंगे? ये सर्टोली सेल्स जो सेमिनिफेरस ट्यूब्स में मौजूद होंगे, उनके अंदर स्पर्म्स डेवलप होते हैं। तो वहाँ स्पर्म्स की डेवलपमेंट कराना, ये काम होगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। हमने कहा ये टेस्टिस पर असर करेगा, टेस्टिस पर भी कहाँ पर? सेमिनिफेरस ट्यूब्स पे, और सेमिनिफेरस ट्यूब्स में भी कहाँ पर? सर्टोली सेल्स पर। उसके अलावा लिखा हुआ इट आल्सो स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स नेसेसरी फॉर द स्पर्म प्रोडक्शन। स्पर्म्स की प्रोडक्शन के अंदर कुछ प्रोटीन्स अहम हो सकते हैं, तो उन प्रोटीन्स के बनाने का काम भी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का होगा। उसके अलावा है इनहेबिन। अब इनहेबिन की बात करें, ये प्रोटीन हार्मोन है, लेकिन ये कहाँ से रिलीज होगा? दिस इज रिलीज फ्रॉम द सर्टोली सेल्स, और इसका काम जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सीक्रेशन को रोकना होगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं आएगा तो स्पर्म्स की फॉर्मेशन भी नहीं होगी। तो ये जो है उनको रोकने का काम करेगा। रोकने का क्यों? फीडबैक सिस्टम का ये काम है। अगर कोई चीज़ ज़्यादा बढ़ चुकी है तो उसे कम करने के लिए ये इनहेबिन हार्मोन आएगा, यानी कि स्पर्म्स अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो चुके हैं तो उन्हें बैलेंस रखने के लिए कि अब मज़ीद स्पर्म्स की प्रोडक्शन ना हो, तब इनहेबिन हार्मोन आएगा
और जाकर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को बोल देगा कि आप अपना काम बंद कर दें। पहले से ही ये सेल्स ज़्यादा मौजूद है। अब हम दूसरे हार्मोन का जिक्र करते हैं, वो है हमारे पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात करें तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की ही तरह ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड में से प्रोड्यूस होता है। अगर सवाल है विच वन हार्मोन इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड और हार्मोन्स में नाम लिखे हुए हो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और उसके अलावा इनहिबिन, तो आपका जो जवाब होगा वो होगा इनहिबिन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्ट नॉट बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो इसे प्रोड्यूस कर रहा है और इसका असर भी टेस्टिस पर होगा और इसका काम बेसिकली मेल्स के अंदर लेडिंग सेल्स के ऊपर होगा और ये जो है टेस्टोस्टेरोन को रिलीज कराने का काम करेगा ब्लड के अंदर। फिर हमारे पास जो हार्मोन है वो है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। अब इसकी बात करें तो नाम से ही लिखा हुआ है गोनेडोट्रोपिन को रिलीज कराने वाला हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन दरअसल फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को कहा जाता है। क्योंकि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के आने से गोनेडोट्रोपिन्स निकलेंगे तो इसीलिए इसको गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहा गया है, यानी ऐसा हार्मोन जो गोनेडोट्रोपिन्स को रिलीज कराएगा। ये कहाँ से प्रोड्यूस होगा? फ्रॉम द हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन। हाइपोथैलेमस में से प्रोड्यूस होगा। ये असर करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड पर और पिट्यूटरी ग्लैंड फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रिलीज करेगा। अब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के बारे में लिखा हुआ है कि इसकी जो सीक्रेशन होती है वो नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल करता है। नेगेटिव फीडबैक का काम होता है कि अगर कोई चीज़ कम होगी बढ़ा दी जाएगी और अगर कोई चीज़ बढ़ेगी उसे कम कर दिया जाएगा। लिखा हुआ है अगर टेस्टोस्टेरोन कम हो तो क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन का कम होना ये स्टिमुलेट करेगा हाइपोथैलेमस को और हाइपोथैलेमस जो है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को रिलीज करेगा। गोनेडोट्रोपिन रिलीज होगा तो ये असर करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड पर और फॉलिकल और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये दोनों ही रिलीज होंगे। जब ये दोनों रिलीज होंगे ये जाकर के असर करेंगे टेस्टिस पर और टेस्टोस्टेरोन फिर प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से कम टेस्टोस्टेरोन के लेवल को मेंटेन किया जाएगा। मज़ीद लिखा हुआ है एज टेस्टोस्टेरोन लेवल राइज अप, अगर टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया दे इनहिबिट द रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, तब टेस्टोस्टेरोन जो है वो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को स्टॉप कर देगा, जिसकी वजह से ये होगा कि ये दोनों हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। अगर ये दोनों हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो रहे तो टेस्टोस्टेरोन भी नहीं बनेगा, तो इसका रुकना इन दोनों को रोक देगा और इन दोनों का रुक जाना जो है वो इसको रोक देना। इसी तरह से इसका आना इन दोनों को लाएगा और इन दोनों के आने से फिर ये भी आएगा। बुक में हाइपोथैलेमस को ऊपर दिखाया हुआ है और इसके हार्मोन को भी दिखाया हुआ है जो असरअंदाज हो रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर और उसके आने के नतीजे में ये हार्मोन आ रहे हैं और ये दोनों कहाँ असर करें? टेस्टिस पर, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो रहे हैं और उसके अलावा स्पर्म और इनहिबिन प्रोड्यूस हो रही है। ये दोनों चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं। अब इनका लिखा हुआ है कि इंटरस्टिशियल सेल्स जो हैं, जो लेडिंग सेल्स हैं, वो प्रोड्यूस करें टेस्टोस्टेरोन को और सेमिनिफरस ट्यूब्स के अंदर जो हमारे पास सर्टोली सेल्स हैं ये प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे पास स्पर्म्स और इनहिबिन को। अगर स्पर्म्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो ये दोबारा से असरअंदाज करेंगे इस हार्मोन पर और ये कम प्रोड्यूस होगा। नेगेटिव साइन का मतलब है कि इसकी रिलीज बंद होगी। तो इस तरह से अगर टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ गया तो ये भी इस पर भी असर करेगा, इस पर भी असर करेगा और प्रोडक्शन कम हो जाएगी इनकी, तो ये मज़ीद रिलीज नहीं होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक के साथ हाजिर हैं वो है हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि पैदाइशी निज़ाम जो कि फ़ीमेल के अंदर पाया जाता है वो किस तरह से है और कौन कौन से उसके अंदर ऑर्गन्स आ जाता है। तो इसके जो पार्ट्स हैं वो 4 मेन पार्ट्स हैं। 4 मेन पार्ट्स आर इंक्लूडेड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। 4 पार्ट्स कौन से हैं? सबसे पहले हैं ओवरीज विच आर द गोनेट्स ऑफ द फीमेल। ओवरीज फीमेल के गोनेट्स होते हैं और उसके मुकाबले में टेस्टिस जो हैं ये मेल के गोनेट्स होते हैं। उसके अलावा कुछ ओवरीज से निकलने वाली ट्यूब्स होती हैं जिन्हें ओविडक्ट कहा जाता है। फिर एक पार्ट आता है यूटेरस और एक होता है वजाइना। तो ये 4 पार्ट्स इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आ जाते हैं। अब हम इन्हीं चारों पार्ट्स को बारी बारी के साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं गोनेट्स के बारे में जिनको ओवरीज कहा गया है। तो ओवरीज की पोजीशन का सबसे पहले लिखा हुआ है द फीमेल ओवरीज ला इन द एब्डोमिनल कैविटी। फीमेल ओवरीज की अगर बात हो तो वो कहाँ मौजूद हैं? ये एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद हैं। लेकिन अगर मेल टेस्टिस की बात हो तो वो स्कोरेटम में मौजूद होते हैं, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद होते हैं। उसके अलावा लिखा हुआ है फ्लैंकिंग। फ्लैंकिंग का मतलब है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मौजूद होगी। अगर एक ओवरी इस तरह से मौजूद है तो दूसरी बिल्कुल ही अलग रूट पर मौजूद है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट में मौजूद है। तो फ्लैंकिंग। और उसके अलावा लिखा हुआ है एंड अटैच टू द यूटेरस।
और ये यूटेरस के साथ जुड़े होते हैं। यहाँ लिखा हुआ है अटैच विद द मेजेंट्री टू द यूटेरस। मेजेंट्री दरअसल ये पेट के अंदर एक कैविटी होती है, पेरिटोनियम कैविटी, उसका एक पार्ट होता है मेजेंट्री। तो ये मेजेंट्री के साथ में अटैच नहीं होते, ये यूटेरस के साथ में कुछ लिगामेंट्स के जरिए से अटैच होते हैं ओवरीज। मजीद इसके हवाले से लिखा हुआ है ईच ओवरीज इनक्लोज्ड इन अ टफ प्रोटेक्टिव कैप्सूल एंड कंटेन मेनी फॉलिकल्स। जो ओवरी होती है उसके ऊपर एक सख्त कवर मौजूद होता है जो उसका प्रोटेक्टिव कैप्सूल है, जो उसे बचाएगा ओवरी के स्ट्रक्चर को। और उसके अलावा इसके अंदर कई ज़्यादा फॉलिकल्स मौजूद होते हैं। ये फॉलिकल्स क्या हैं? ये फॉलिकल्स दरअसल ग्रुप ऑफ सेल्स को कहा जाता है कि ओवरी के अंदर कई ज़्यादा सेल्स जो हैं, ये मिसाल एक सेल हो गया, ये दूसरे सेल हो गए, तो ये कई सारे सेल्स जो हैं ग्रुप बना कर के मौजूद होते हैं। इन सेल्स के ग्रुप को फॉलिकल्स कहा जाता है और उन फॉलिकल्स के अंदर एग मौजूद होता है। तो लिखा हुआ है अ फॉलिकल कंसिस्ट ऑफ एन एग, इसके अंदर एक सेल मौजूद होगा। और ये जो एक एग सेल मौजूद होगा इसके हवाले से लिखा हुआ है सराउंडेड बाय वन और मोर लेयर्स ऑफ फॉलिकल सेल्स। और इस एग सेल के गिर्द में कई ज़्यादा फॉलिकल सेल्स मौजूद हो सकते हैं, उनकी लेयर्स मौजूद हो सकती हैं। और इन फॉलिकल सेल्स का काम क्या है? लिखा हुआ है विच नरिश एंड प्रोटेक्ट देयर डेवलपिंग एग सेल। एग सेल क्योंकि फॉलिकल्स के अंदर मौजूद है, तो फॉलिकल्स का काम उस एग सेल को प्रोटेक्शन करना और उसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना होता है। इस तस्वीर में आप देखेंगे तो आपको एग सेल यानी कि oocyte नज़र आ रहा है और इसके गिर्द में आपको कई सारे सेल्स नज़र आ रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास फॉलिकल का स्ट्रक्चर है जिसमें कई सारे सेल्स मौजूद हैं, फॉलिकल सेल्स जो कि सराउंड किए हुए होते हैं oocyte को, और प्रोटेक्शन और न्यूट्रिएंट्स भी ये oocyte को यानी कि एग सेल को पहुँचा रहे होते हैं। मज़ीद लिखा हुआ ईच फीमेल ओवरी पोटेंशियली कंटेन 2 लेग्स फॉलिकल्स। एक ओवरी के अंदर तकरीबन एक अंदाजे के हिसाब से 2 लाख के करीब फॉलिकल्स हो सकते हैं फाउंड बिफोर हर बर्थ। और ये किसी भी फीमेल की बर्थ से पहले ही फॉलिकल्स मौजूद होते हैं। और लिखा हुआ है ऑफ दीज ओनली सेवरल हंड्रेड्स विल रिलीज एग सेल्स ड्यूरिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव ईयर्स। और इनमें से कई ज़्यादा एग्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं, कई ज़्यादा सैकड़ों की तादाद में एग्स इन फॉलिकल्स की मदद से रिलीज़ होते हैं। और ये कब तक चलते रहते हैं? जब तक कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव ईयर्स ख़त्म नहीं हो जाते। उनका एक टाइम लिमिट होता है जिसे मेनापोज कहा जाता है। मेनापोज के बाद उनके अंदर फीमेल के अंदर एग रिलीज़ नहीं होते। आमतौर पर इसे हम बांझपन कह रहे होते हैं उर्दू ज़बान के अंदर, लेकिन मेनापोज का मतलब ये होता है कि जब फीमेल के अंदर एग सेल रिलीज़ नहीं हो रहे, इस एज को मेनापोज कहा जाएगा। और अगर एग सेल रिलीज़ नहीं हो रहे तो अब फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती और इसी वजह से अब जो है बच्चे भी उनमें से पैदा नहीं हो सकते। अब ये जो है एग जो रिलीज़ होंगे उनका रिलीज़ होने का ताल्लुक किससे है? लिखा हुआ है स्टार्टिंग एट प्यूबर्टी। एक वक्त आता है जिसे प्यूबर्टी कहा जाता है जिसके अंदर सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और उसे प्यूबर्टी का नाम दिया जाता है। तब ये एग्स जो है रिलीज़ होते हैं और मेनापोज तक ये चलते रहते हैं। हमने कहा था कि कई सारे जो है फॉलिकल्स मौजूद हैं जो एक सेल को सराउंड किए हुए। लिखा हुआ है यूजुअली वन फॉलिकल मैच्योर, एक फॉलिकल बड़ा होगा उनमें से और एग को रिलीज़ करेगा, एग वहाँ से चला जाएगा। और ये कब होगा? ये एक पीरियड के दौरान होता है जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक एग जो है वो रिलीज़ होता है। ये फीमेल के अंदर तकरीबन 28 डेज़ के अंदर ये देखने को मिलता है। उसके अलावा मज़ीद लिखा हुआ है द सेल्स ऑफ द फॉलिकल्स प्रोड्यूस फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है इन्हीं फॉलिकल्स में से प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो फॉलिकल्स का एक और काम ये होगा कि ये एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करने का काम कर रहे हैं। उसके अलावा प्रोटेक्शन टू द एग, नरिशमेंट टू द एग, ये भी इन्हीं फॉलिकल्स का काम था विच आर प्रेजेंट इन द ओवरीज। अब हमारे पास एक और पार्ट का जिक्र है जिसका नाम है ओविडक्ट यानी कि ओवरीज की ट्यूब। इसे फेलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है और यूटेराइन ट्यूब भी कहा जाता है। अब लिखा हुआ द फीमेल डक्ट सिस्टम बिगेन्स विद द ओविडक्ट। फीमेल के अंदर जो डक्ट सिस्टम मौजूद है यानी ट्यूब जो मौजूद है वो ओविडक्ट से शुरू होती है। तो ओपन एंड ऑफ द ओविडक्ट इज फ्रेंच्ड विद सिलिएटेड फिंगर्स कॉल्ड फिम्ब्राई। अब ये जो ओविडक्ट होता है इसका वो पार्ट जो कि ओवरी के साथ अटैच होता है, इस पार्ट के अंदर जो है कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिन्हें फिम्ब्राई कहा जाता है। और ये जो फिम्ब्राई का स्ट्रक्चर होता है इनके अंदर कुछ सेल्स मौजूद होते हैं जो कि सीलिएटेड सेल्स होते हैं यानी कि जिनमें से सीलियाँ निकल रही होती हैं। इस तस्वीर में अगर आप देखेंगे तो इस तरफ जो है ओवरीज लोकेटेड होती हैं, 2 ओवरीज, और यहाँ पर ओवरीज को वैसे नहीं बनाया गया लेकिन ये जो है फिम्ब्राई का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है। ये जो निकले हुए हिस्से हैं बाहर की तरफ ये जो है फिम्ब्राई के स्ट्रक्चर्स कहलवाते हैं जिनके अंदर सीलेटेड सेल्स होते हैं। और ये जो है इसका खुला हुआ हिस्सा होता है ओविडक्ट का, बाकी का हिस्सा जो है वो यूटेरस के साथ में कनेक्टेड होता है तो वो बंद होता है, लेकिन यही पार्ट ओपन होता है जो कि ओवरी के साथ में अटैच होगा।
मज़ीद हमने कहा कि इसके अंदर सीलेटेड सेल्स मौजूद हैं। सीलेटेड सेल्स का काम होता है मूवमेंट कराना। तो एग की मूवमेंट कराने के अंदर ये जो है सेल्स हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं, और उसके अलावा जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तब भी ये सेल्स जो हैं ज़ाइगोट को मूव कराने का काम करते हैं। अब इसके बारे में मज़ीद वही बात लिखी हुई है, इट हैज़ सिलिया ऑन द इनर एपिथेलियल लाइनिंग्स। इनके पास सीनिया है जो कि अंदर की तरफ मौजूद होंगे। दे आर वेयर फर्टिलाइजेशन टिपिकली टेक प्लेस। यहीं पर फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि इस फिलिपिन ट्यूब के अंदर ही जाइगोट जो है वो बनता है, एग और स्पर्म्स मिलते हैं। एंड वेयर द ओव्यूलेटेड oocyte इज रिसीव्ड, और इसी जगह पर इसी फिलिपिन ट्यूब के अंदर ये जो oocyte है वो भी रिसीव होता है। oocyte का मतलब ये है कि जो एग रिलीज होता है वो एग जो है वो भी इसी ट्यूब के अंदर आता है, फिर यूटरस के बाहर चला जाता है। मज़े लिखा हुआ है द ओविडक्ट विच कैरी एग्स फ्रॉम द ओविड टू द यूटरस आर ईच अराउंड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये जो ओविडक्ट हैं, ये जो ट्यूब है जो कि एग को लेकर आती हैं ओवरी में से यूटरस की तरफ, ये जो है 10 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। इनकी लेंथ ये 10 सेंटीमीटर होगी। फिर हम बात करते हैं यूटरस के बारे में। यूटरस के लिए दूसरा लफ्ज़ वॉम्ब भी यूज़ होता है। अब ये जो है बच्चे का पहला घर होता है जहाँ पर बच्चे की डेवलपमेंट होती है। तो लिखा हुआ यूटरस और वॉम्ब इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन विद एन इन्वर्टेड पियर फॉर्म। ये इन्वर्टेड यानी कि उल्टा पियर की जैसी शक्ल का होता है, और इसकी पोजीशन के बारे में लिखा हुआ है इट इज़ बिटवीन द ब्लेडर एंड द रेक्टम। यूरिनरी ब्लेडर और रेक्टम इन दोनों के दरमियान में ये पार्ट मौजूद होता है। मज़ीद इसके बारे में बात करें तो लिखा हुआ है द यूटेरस हैज़ 3 मेजर रीजन्स। इसके 3 हिस्से होते हैं। ऊपर वाला हिस्सा इसका फंडस कहलवाएगा, बाकी का हिस्सा इसका बॉडी कहलवाएगा, और एक नीचे वाला हिस्सा ओपनिंग वाला हिस्सा वो सर्विक्स कहलवाएगा। मज़ीद लिखा हुआ है द बॉडी द मेन पोर्शन ऑफ द यूटेरस स्टार्ट बिलो द लेवल ऑफ फिलिपिन ट्यूब्स। ये फिलिपिन ट्यूब से नीचे से शुरू होता है एंड कंटिन्यू डाउनवर्ड, और नीचे तक चलता रहेगा अनटिल द यूटेराइन वॉल्स एंड कैविटी स्टार्ट टू नैरो। और जब तक कि कैविटी छोटी नहीं हो जाती यूटेरस की, तब तक ये हिस्सा चलता रहता है, यानी कि एक बड़ा सा पार्ट इसी का होता है। फिर इसके नीचे कौन सा हिस्सा होगा, लिखा हुआ है द लोवेस्ट सेक्शन द सर्विक्स एक्सटेंड डाउनवर्ड्स फ्रॉम द स्थमस एंड अंटिल इट ओपन्स इनटू द वजाइना। और सर्विक्स का पार्ट जो है वो नीचे की तरफ आता है और वजाइना में खुल जाता है। अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये फंडस वाला पार्ट हो गया। फिर उसके बाद फिलिपिन ट्यूब से नीचे वाला जो पार्ट होगा जिसके अंदर यूटेराइन कैविटी आ जाती है, ये यूटेराइन कैविटी यूटेरस का कैविटी है। अब ये जो पार्ट है ये बॉडी वाला पार्ट कहलवाएगा हमारे पास, और उसके अलावा जो नीचे वाला पार्ट है हमारा वो सर्विक्स कहलाएगा। अब सर्विक्स के नीचे आप ये भी देख सकते हैं कि ये वजाइना वाला पार्ट मौजूद है। तो सर्विक्स का पार्ट जो है एक नैरो पार्ट है, और ये नैरो पार्ट जो है वजाइना के अंदर दाखिल हो जाता है। मज़ीद अगर हम बात करेंगे तो लिखा हुआ है द यूटेराइन वॉल इज़ कम्पोज ऑफ 3 लेयर्स विच आर एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड द पेरीमेट्रियम। इस यूटेरस की जो वॉल होती है वो 3 लेयर्स की बनी हुई है, और 3 लेयर्स के नाम लिखे हुए हैं एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। तो इस तस्वीर के अंदर आप इनकी पोजीशन को भी देख सकते हैं। पेरीमेट्रियम जो है वो बाहर की लेयर है, जो बाहर वाली इसकी लेयर मौजूद है वो है पेरीमेट्रियम, और जो अंदर वाली लेयर मौजूद है वो है एंडोमेट्रियम। एंडो का मतलब ही अंदर के लिए होता है, पेरी का मतलब ही ऊपर के लिए होता है। ऊपर वाली लेयर पेरीमेट्रियम, अंदर वाली लेयर एंडोमेट्रियम, और उनके बीच वाली जो लेयर होगी वो मायोमेट्रियम कहलवाएगी। द एंडोमेट्रियम इज द इनर इपिथेलियल लेयर। अंदर वाली लेयर एंडोमेट्रियम है, इपिथेलियल सेल्स की बनी हुई है, अलॉन्ग विद इट्स म्यूकस मेम्ब्रेन, और इसके साथ में म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद होती है, और इनके साथ बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स जो है मौजूद होती हैं। ब्लड सप्लाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। मज़ीद बात करें मायोमेट्रियम के बारे में, ये मिडल मस्कुलर लेयर है, और ये यूटेरस की वॉल को बनाने वाला बीच वाला हिस्सा। मज़ीद लिखा हुआ है पेरीमेट्रियम के बारे में, ये आउटर मोस्ट थिन लेयर होती है जो यूटेरस को कवर करती है। सर्विक्स की बात करें तो ये एक छोटी सी ओपनिंग होती है, और ये रास्ता बनाती है, यानी कि इसमें से रास्ता निकलता है जो वजाइना में जाएगा। तो वजाइनल कैविटी और यूटेराइन कैविटी के बीच में लोकेटेड सर्विक्स का पार्ट होगा, जो कि बहुत ही छोटा सा पार्ट होगा, जो कि ये वाला पार्ट है। अब इसका जो रास्ता है ये यूटेरस वाला रास्ता यहीं से वजाइना के रास्ते में ओपन होगा। अब इस तस्वीर में देखेंगे दिस इज़ द रेक्टम, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होगा। दिस इज़ यूरिनरी ब्लैडर, और इन दोनों के बीच में जो पार्ट लोकेटेड है दिस इज़ यूटेरस, जिसको हम वॉम्ब कह रहे होते हैं। बच्चे की पैदाइश इसी जगह पर होगी। और उसके अलावा अगर आप यहाँ पर दूसरी चीज़ें देखेंगे तो आपको नज़र आ रहा है ओवरीज भी। ओवरीज के साथ में आपको ट्यूब नज़र आ रही है, ये हमारे पास मौजूद है फेलिपियन ट्यूब, या जिसको ओविडक्ट कह रहे हैं। और इसके साथ कुछ हिस्से उभरे हुए नज़र आ रहे हैं जो कि हमारे पास है फेमरा है। यहाँ इस बुक के अंदर भी यही तस्वीर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही क्लियर आपको नज़र आ रही है। और अगर आप ज़्यादा जूम करके देखेंगे तो फेमरा का स्ट्रक्चर आपको ज़्यादा ही जो है नज़र आ जाएगा फिंगर के जैसा, और वो ओवरी के साथ में अटैच है। और फिर ये जो ट्यूब है फेलिपियन ट्यूब, ये जाकर के यूटेरस के साथ में, यूटेरस की वॉल के साथ में अटैच हो रही है। तो इस तरह से ये हमारे पास स्ट्रक्चर इन चीज़ों का मौजूद है, और इन पार्ट्स की पोजीशन को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं।
फिर हम बात करते हैं वजाइना के बारे में। अगर हम वजाइना की बात करें तो ये एक मस्कुलर ट्यूब होती है और इसका काम क्या होगा, लिखा हुआ यूज्ड फॉर द रिसेप्शन ऑफ स्पर्म्स। स्पर्म्स इसी जगह से हासिल होते हैं, वजाइना से, और इसी जगह से जो है फीटस बाहर निकलता है। तो इसको बर्थ कैनाल भी कह रहे हैं और साइट ऑफ रिसीविंग स्पर्म्स भी हम इसको कह रहे हैं। मज़ीद यहाँ पर समराइज़ किया हुआ है उन पार्ट्स को। तो ओवरीज की बात करें, इनका काम एग को प्रोड्यूस करना है और हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना है, एस्ट्रोजन को। मज़ीद बात करें ओविडक्ट के बारे में, जिसको फेलिपियन ट्यूब भी कहा गया है, जिसको यूटेराइन ट्यूब भी कहा गया है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसका काम होता है एग को कंडक्ट करना, एग को लेकर आना, और यही जगह होती है फर्टिलाइजेशन की, जहाँ पर एग और स्पर्म्स मिलते हैं। यूटेरस की बात करें तो ये हाउस होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो का, फीटस और एम्ब्रियो के बनने की ये जगह होती है। वजाइना की बात करें तो ये स्पर्म्स को रिसीव करती है और ये बर्थ कैनाल है, यानी कि यहीं से बच्चा बाहर रहेगा। बाकी दोबारा से इन्हीं लाइन्स को इन्होंने यहाँ पर रिपीट किया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर के एक और वीडियो लेक्चर के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक का डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास ओवेरियन साइकिल। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिकली हम लोग 3 साइकिल्स को डिस्कस करेंगे। एक होगा हमारे पास ओवेरियन साइकिल, उसके बाद एक होगा यूट्राइन साइकिल और एक होगा हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल। सबसे पहले अगर हम ओवेरियन साइकिल की बात करें तो ओवेरियन लफ्ज़ जो है ये ओवरी से रिलेट करता है, ओवरी में होने वाला साइकिल। तो इसके बारे में लिखा हुआ है, ह्यूमन फीमेल्स डू नॉट अंडरगो अ सीजनल ऑस्ट्रियस साइकिल। मैमल्स की अगर हम बात करें और मैमल्स में भी हम इंसानों की अगर बात करें तो इंसानों के अंदर जो फीमेल्स हैं वो सीजनल ऑस्ट्रियस साइकिल में नहीं जाती। सीजनल ऑस्ट्रियस साइकिल का मतलब होता है कि कुछ खास सीज़न के अंदर एनिमल्स की बॉडी में से एग रिलीज़ होता है। अब वो कुछ खास सीज़न क्यों? क्योंकि उन्हें खतरा नहीं होता अपनी जान का, तो इस वजह से वो एनिमल्स उस खास सीज़न में अपने एग रिलीज़ करेंगे, फिर इस हिसाब से उनके बच्चे होते रहेंगे उसी खास फेवरेबल सीज़न के अंदर। तो ये लोअर मेमल्स में होता है, लेकिन इंसानों के अंदर इस तरह से होता है, लिखा हुआ है इंस्टीड वन एग इज रिलीज फ्रॉम एन ओवरी वंस अबाउट 28 डेज। 28 दिनों में एक एग रिलीज होता है, यानी कि आप कहते हैं कि हर मंथ के अंदर एक एग रिलीज होता है फीमेल बॉडी के अंदर। ये एग का पूरा रिलीज होना, दिस इज ऑफन कॉल्ड एज ओवेरियन साइकिल। बार बार रिपीटेशन आना कि मंथ के एक दिन के अंदर एग रिलीज हो, फिर अगले महीने में एग रिलीज हो, ये पूरा साइकिल जो है ये ओवेरियन साइकिल कहलवाएगा। वैसे इसकी तस्वीर यहाँ पर मौजूद है, इसको भी हम लोग समझेंगे और इसको हम फिर ओजेनेसिस में ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे, क्योंकि वो भी इसी से रिलेट करता हुआ टॉपिक है। सबसे पहले यहाँ पर शॉर्ट के अंदर ही ये बात लिखी हुई है, ओवेरियन साइकिल इंक्लूड चेंजेस इन द ओवेरियन फॉलिकल्स। ओवेरियन साइकिल के दौरान जो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं वो ओवेरियन फॉलिकल्स में देखने को मिलते हैं। सवाल ये है कि ओवेरियन फॉलिकल क्या होता है? फॉलिकल्स ये कुछ सेल्स होते हैं जो ओवरी में मौजूद होते हैं और उन सेल्स के अंदर एग मौजूद होता है। तो ओवेरियन फॉलिकल में चेंजेस आएगा और ये प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल जो होता है वो सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा और सेकेंडरी फॉलिकल के बाद एक मैच्योर फॉलिकल बनेगा जिसका नाम लिखा हुआ है वेसिकुलर और ग्राफिन्स फॉलिकल। तो ये फॉलिकल एक हमारे पास स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एग मौजूद है। याद रखिएगा, प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल अगर सेकेंडरी ओवेरियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो रहा है तो सेकेंडरी इसकी मैच्योर होने वाली बाद वाली स्टेज है और पूरी मैच्योर होने वाली जो स्टेज है वो वेसिकुलर या ग्राफिन्स फॉलिकल है। जब एक फॉलिकल का स्ट्रक्चर बड़ा हो जाएगा उसके अंदर जो एग मौजूद होगा वो भी बड़ा हो जाएगा। मज़ीद लिखा हुआ है इन पर हार्मोन्स का भी असर होगा। तो लिखा हुआ है इट इज़ अंडर द रेगुलेशन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH विच आर सीक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इन्हें ग्रोथ कराने में, फॉलिकल्स को बढ़ाने के अंदर या एग को बढ़ाने के अंदर जो असर होगा वो FSH और LH का होगा। ये दोनों ही पिट्यूटरी ग्लैंड में से रिलीज होते हैं जो कि होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। मजीद अगर हम प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल की बात करें तो लिखा हुआ है द प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल इज कंप्राइज्ड ऑफ अ प्राइमरी oocyte। सबसे पहले जो एग मौजूद होता है वो बिल्कुल ही मैच्योर एग नहीं होता, तो उसे प्राइमरी oocyte कह रहे होते हैं। ये प्राइमरी oocyte जो है ये मौजूद होता है ओवेरियन फॉलिकल के अंदर, प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल के अंदर, दैट इज इन्वेलप्ड बाय द एपिथेलियल सेल्स। और एग के ऊपर जो है
एपिथेलियल कुछ सेल्स मौजूद होते हैं। जब ये ओवेरियन फॉलिकल और बड़ा होगा, प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल और बड़ा होगा और सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा, तो उस हिसाब से लिखा हुआ है ऑन द अदर हैंड द सेकेंडरी फॉलिकल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फॉलिकुलर फ्लूइड पोल्स दैट सराउंड द oocyte। सेकेंडरी फॉलिकल में ये होगा कि मिसाल ये एक स्ट्रक्चर है सेकेंडरी फॉलिकल का, इसमें एग मौजूद है, लेकिन इसके अंदर कुछ फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस मौजूद होती हैं और इन फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस को हम जो है नाम दे रहे होते हैं फॉलिकुलर फ्लूइड पूल्स। फिर हमने जैसे कि कहा कि सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है वेसिकुलर फॉलिकल के नहीं, या जिसको ग्राफिन्स फॉलिकल कह रहे हैं। ये ग्राफिन्स जो है वो उस एनाटोमोलॉजिस्ट के नाम के ऊपर दिया गया है जिसने इसके बारे में बताया था। मजीद अगर हम बात करेंगे तो लिखा हुआ है द वेसिकुलर फॉलिकल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ कैविटी दैट इज फिल्ड विद फ्लूइड। पहली बात तो ये ध्यान में रखिएगा कि वेसिकुलर का मतलब होता है जिसमें वेसिकल्स हों, यानी कि जिसके अंदर वैक्यूल्स मौजूद हों। तो यहाँ वेसिकुलर का मतलब ये है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर कुछ कैविटीज़ मौजूद हैं, कुछ जगहें मौजूद हैं और उन जगहों पर फ्लूइड मौजूद हैं विच ग्रेजुअली इंक्रीज इन द साइज़, और इनकी कैविटी की साइज़ बढ़ती रहती है। यानी अगर कैविटी की जगह बढ़ती रहेगी तो फ्लूइड की जगह भी बढ़ती रहेगी, और जब फ्लूइड की जगह बढ़ती रहेगी तो इस वेसिकुलर फॉलिकल की साइज़ भी बढ़ती रहेगी। मज़ीद लिखा हुआ और कब तक इनकी साइज़ बढ़ती रहेगी लिखा हुआ है अनटिल द फॉलिकल वॉल प्रोट्रूड आउटवर्डली ऑन द सरफेस ऑफ ओवरी। जब तक के इस फॉलिकल की वॉल टूट नहीं जाती तब तक की ये बढ़ती रहती है, और ये बाहर की तरफ टूटेगी ओवरी के सरफेस के करीब, यानी कि ओवरीज के पास जा कर के इसकी वॉल ब्रेक हो जाएगी, और इसके ब्रेक होने की वजह से जो है जो oocyte इसके अंदर मौजूद होगा वो भी बाहर आ जाएगा। ये सारा यहाँ पर oogenesis के अंदर डिस्कस किया गया है। इस oogenesis की डायग्राम में आप देखेंगे oogenesis भी लिखा हुआ है और फॉलिकुलर डेवलपमेंट भी लिखा हुआ है। इसको भी हम oogenesis के टॉपिक में समझेंगे। अब हम समझते हैं आपकी बुक में दी हुई ये वाली तस्वीर, इसे हम समझते हैं, फिर आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर दो ओवरीज को दिखाया हुआ है, एक तरफ मौजूद होती है, दूसरी तरफ मौजूद होती है, और ओवरी के साथ में एक ट्यूब कनेक्ट होती है जिसे फेलोपियन ट्यूब कह रहे हैं या यूटेराइन ट्यूब कह रहे हैं, जो कि अटैच होती जाती है यूटेरस के साथ में। अगर हम इस ओवरी के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ पर कुछ मरहले भी दिखाए गए हैं, जैसे कि पहला यहाँ पर बॉक्स में लिखा हुआ है कि प्राइमरी फॉलिकल बनता है। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte मौजूद होगा। अब आप देखेंगे तो यहाँ आपको कुछ स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, छोटे से सेल्स नज़र आ रहे हैं। ये प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, इनके अंदर प्राइमरी oocyte यानी कि छोटा सा सेल मौजूद होगा, फीमेल का सेल। फिर जब ये सेल बड़ा हो जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा। इस सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte भी मौजूद होगा। फिर ये जब और बड़ा हो जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास वेसिकुलर ग्राफिन्स बन जाएगा। इस वेसिकुलर ग्राफिन के अंदर भी सेकेंडरी oocyte मौजूद रहेगा। फिर ये होगा हमारे पास कि ये वेसिकुलर ग्राफिन और ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिससे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये वेसिकुलर ग्राफिन और ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर बन रहा है। वेसिकुलर ग्राफिन जब बड़ा स्ट्रक्चर हो जाएगा तो कुछ टाइम के बाद ये जो है फट जाएगा। जब वेसिकुलर ग्राफिन फट जाएगा और फटने की वजह से ये होगा कि oocyte रिलीज होगा। लेकिन वेसिकुलर ग्राफिन कैसे फटेगा, ये आ जाएगा ओवरी के वॉल के करीब। अगर आप देखेंगे तो इसके साथ में ओवरी की जो लेयर मौजूद है वो आपको नज़र आ रही है, ओवरी की वॉल मौजूद है, इसके पास आकर के ये फट जाएगा। इसके फटने के बाद एक स्ट्रक्चर बनेगा जो कि हमारे पास कहलवाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम एक स्ट्रक्चर होगा जो कि दरअसल हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने का काम करेगा। तो कॉर्पस ल्यूटियम का एक स्ट्रक्चर बनेगा। अगर हमारे पास फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि oocyte निकल कर चला गया है, इसके साथ में स्पर्म आकर के जुड़ता है, तो इसे फर्टिलाइजेशन का नाम दे रहे हैं। अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम अपने हार्मोन्स को जारी रखेगा, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता तो कॉर्पस ल्यूटियम का भी कोई काम नहीं होता, और उस नतीजे में कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डिजेनेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये इस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से ये हमारे पास ओवरीज़ का साइकिल होता रहता है, ओवरी के अंदर ये सारा प्रोसेस होता रहता है। और अगर कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो ख़त्म हो गया, मिसाल के तौर पर ये सारा प्रोसेस हो गया, दोबारा से फिर प्राइमरी फॉलिकल्स बनेंगे, उसमें प्राइमरी oocyte मौजूद होगा, तो ये पूरा प्रोसेस दोबारा से रिपीट होता रहेगा, इसलिए हम इसको एक साइकिल का नाम दे रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं जिस टॉपिक के बारे में, वो है हमारे पास oogenesis। अब अगर हम यहाँ पर लफ्ज़ों को देखेंगे तो यहाँ पर दो लफ्ज़ मौजूद हैं, एक है ओ और दूसरा है जीनेसिस। ओ जो है वो ज़ाहिर करता है ओवा को, यानी कोई एग को, और जीनेसिस ज़ाहिर करता है फॉर्मेशन को, यानी कि बनने को। यानी कि oogenesis एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी सेल डिवीजन का प्रोसेस है जिसके अंदर जो है एग्स बनते हैं फीमेल के अंदर। और ये एग्स कहाँ से बनेंगे,
ये जो हैं फीमेल के अंदर ओवरीज में से बनते हैं। ओवरीज जो कि फीमेल के गोनेट्स हैं, वहाँ पर ये एग्स बनते हैं। लेकिन जहन में ये रखिएगा कि हमेशा से सेल्स किसी दूसरे सेल्स में से आते हैं। तो कुछ हमारे पास जर्म सेल्स मौजूद होते हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स, जो कि किसी खास सेल में अभी तक तब्दील नहीं हुए। उन सेल्स में से आगे चल कर के ये एग्स जो हैं, ओवा जो है फॉर्मेशन इनकी होती है। और ये कहाँ पर होगा? फीमेल गोनेट्स यानी ओवरीज के अंदर। तो इनके बारे में लिखा हुआ है, जो जर्म सेल्स होते हैं ओवरी के अंदर, इनके अंदर माइटोसिस होगी। अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स के अंदर माइटोसिस होगी, यानी एक सेल है वो टूट जाएगा माइटोसिस के नतीजे में। माइटोसिस के नतीजे में जब जर्म सेल्स टूटेंगे तो उनमें से सेल्स बनेंगे ओगोनिया। ओगोनिया ज़्यादा के लिए यूज़ हो रहा है, सिंगल के लिए ओगोनियम यूज़ होगा। ओगोनियम बनेंगे जर्म सेल्स में से। यहाँ पर साथ में आप देखेंगे 2n भी लिखा हुआ है। ये जो 2n है ये क्रोमोसोम के नंबर को ज़ाहिर कर रहा है, यानी डबल नंबर में क्रोमोसोम। डबल नंबर में किस तरह से? हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 46 होते हैं। इन 46 को डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहा जाता है और ये होता है 2n। अगर इसकी जगह पर सिंपल सिंगल n आ जाए तो इसका मतलब होता है आधे क्रोमोसोम्स, और उसे हैप्लॉइड कहते हैं। जब 2n आ गए इसे हम डिप्लॉइड कहते हैं। तो ओगोनियम बनेगा जर्म सेल्स में से। पहले जर्म सेल्स होंगे, उनमें से ओगोनियम बनेगा, फिर उसमें दोबारा से माइटोसिस होगी तो बनेगा प्राइमरी oocyte। अब आप बुक में मौजूद तस्वीर को देखेंगे, ओगोनियम मौजूद है 2n जिसमें क्रोमोसोम फुल मौजूद है, इसके अंदर माइटोसिस होगी, प्राइमरी oocyte बनेगा। अब इस प्राइमरी oocyte के बारे में लिखा हुआ है जिसमें क्रोमोसोम 2n यानी कि फुल 46 क्रोमोसोम मौजूद है। इसके अंदर मियोसिस होगी, और मियोसिस के दो हिस्से होते हैं। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगी, और जब मियोसिस होगी तो इसमें से दो सेल्स बनेंगे। कौन से दो सेल्स बनेंगे? एक बड़ा सेल होगा जो कि सेकेंडरी oocyte होगा, और एक छोटा सेल होगा जिसे हम पोलर बॉडी कह रहे हैं। अब ये ध्यान में रखिएगा कि एक सेल, उसमें मियोसिस हुई, दो सेल बने, एक बड़ा सेल जो सेकेंडरी oocyte और दूसरा पोलर बॉडी। तो ये एक अनइक्वल सेल्स को बनाने की डिवीजन हो रही होती है। अब इसमें जो ज़्यादातर काम है वो सेकेंडरी oocyte का होगा, जो कि हमारे पास मेन सेल होगा। लेकिन जो पोलर बॉडी बनेगा, पोलर बॉडी का मतलब है कि एक ऐसा सेल जिसमें थोड़ा सा साइटोप्लाज्म और कुछ ऑर्गेनेल्स भी इतने खास नहीं होते। ज़्यादातर ऑर्गेनेल्स, ज़्यादातर मटीरियल इस सेकेंडरी oocyte के अंदर मौजूद होता है। पोलर बॉडी बाद में फिर ख़त्म भी हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्राइमरी oocyte मौजूद है। इसके अंदर मियोसिस होगी। मियोसिस के दौरान दो सेल्स बनेंगे, एक पोलर बॉडी होगा और दूसरा हमारे पास होगा सेकेंडरी oocyte। तो ये दो सेल्स हमारे पास बनेंगे इस एक सेल में से, यानी कि प्राइमरी oocyte में से। मज़ीद लिखा हुआ है द एक्सक्लूजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte अकर्स साइमल्टेनियसली विद ओव्यूलेशन। ये जो सेकेंडरी oocyte होता है ये फॉलिकल्स के अंदर बन रहा होता है। तो ये फॉलिकल्स में से तब निकलेगा जब ओव्यूलेशन होगी, और ओव्यूलेशन जो है वो किस वजह से होगी? लिखा हुआ है विच इज़ ट्रिगर्ड बाय द रप्चर ऑफ द ग्राफिन्स फॉलिकल। जब ग्राफिन्स फॉलिकल टूटेंगे तो उनके बाद जो है सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। और मज़ीद लिखा हुआ है द ग्राफिन्स फॉलिकल अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ ग्लैंडुलर टिश्यू नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम। ये जो हमारे पास ग्राफिन फॉलिकल मौजूद है, जो टूटा हुआ ग्राफिन फॉलिकल होता है, ये जो है कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर, जो एक येलोइश ग्लैंडुलर टिश्यू है जिसमें से हार्मोन्स निकलेंगे, जैसे कि हमारे पास मौजूद होगा प्रोजेस्टेरॉन। मज़े लिखा हुआ है आफ्टर ओव्यूलेशन द सेकेंडरी oocyte ट्रेवल्स टू द ओविडक्ट। फिर जब ओव्यूलेशन हो गई, oocyte रिलीज हो चुका है, ये oocyte ओविडक्ट में चला जाएगा, फेलोपियन ट्यूब के अंदर चला जाएगा। इफ़ फर्टिलाइजेशन अकर्स, अगर फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि सेकेंडरी oocyte मौजूद है और अगर वहाँ पर स्पर्म आ गया और फर्टिलाइजेशन हुई। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है स्पर्म का एग में दाखिल हो जाना। अगर फर्टिलाइजेशन हुई है, लिखा हुआ है स्पर्म पेनिट्रेट द सेकेंडरी oocyte, स्पर्म चला जाएगा सेकेंडरी oocyte में एंड ट्रिगर्स द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस, और फिर स्पर्म्स के आने से मियोसिस कंप्लीट होगी, यानी कि सेकेंड मियोटिक डिवीजन हमें देखने को मिलेगी, जिसके नतीजे में लिखा हुआ है रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर एग, जिसके नतीजे में हमारे पास एक मैच्योर एग बन जाएगा इस सेकेंडरी oocyte में से। और दूसरी चीज़ भी इस मैच्योर एग के साथ बनेगी, वो होगी सेकेंड पोलर बॉडी। तो इस एग के अंदर और दूसरा पोलर बॉडी के अंदर सेम क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे। मियोसिस 2 के अंदर क्रोमोसोम की तादाद सेम रहती है। मजीद वही बातें लिखी द एग कंटेंट 23 क्रोमोसोम। याद रखिएगा जर्म सेल्स में क्रोमोसोम ज़्यादा थे, प्राइमरी oocyte में भी क्रोमोसोम ज़्यादा थे, लेकिन सेकेंडरी oocyte के बनने के नतीजे में क्रोमोसोम कम हो चुके हैं। 23 क्रोमोसोम मौजूद है और एग के अंदर भी क्रोमोसोम कम मौजूद होंगे। मज़े लिखा हुआ है व्हेन द स्पर्म एंड एग न्यूक्लियाई यूनाइट, जब स्पर्म का न्यूक्लियस
और एग का न्यूक्लियस इकट्ठे हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो जो सेल बनेगा उसे जाइगोट कहेंगे। जाइगोट दरअसल एक ऐसा सेल होता है जिसमें स्पर्म्स का न्यूक्लियस भी होता है, एग का न्यूक्लियस भी होता है। ऐसे सेल को जाइगोट कहते हैं। क्योंकि स्पर्म के अंदर भी क्रोमोसोम 23 होते हैं, एग के अंदर भी क्रोमोसोम 23 होते हैं। 23 स्पर्म की तरफ से आए, 23 एग की तरफ से आए, तो क्रोमोसोम की तादाद दोबारा से 46 हो जाती है। तो जाइगोट 2n है, जाइगोट डिप्लॉइड होता है, क्रोमोसोम उसमें ज़्यादा होते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर प्राइमरी oocyte लिखा हुआ है, इसके अंदर मियोसिस होगी। मियोसिस जब होगी इस प्राइमरी oocyte के अंदर, तो हमारे पास फॉर्मेशन होगी एक सेकेंडरी जो है oocyte की, और उसके साथ में एक बनेगी हमारे पास पोलर बॉडी। फिर उसके बाद ये होगा कि जब स्पर्म सेल पेनिट्रेट करेगा इस सेकेंडरी oocyte को, जैसे कि आप देखेंगे स्पर्म सेल जो है वो दाखिल हो रहा है इस हमारे पास सेकेंडरी oocyte के अंदर, तो ट्रिगर होगा, यानी कि फिर दोबारा से सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, मियोसिस 2 स्टार्ट होगी, जिसके नतीजे में जो है हमारे पास ओवम प्रोड्यूस होगा, और ओवम के साथ में भी एक बनेगी हमारे पास पोलर बॉडी। अब ये ध्यान में रखिएगा, जो प्राइमरी oocyte की डिवीजन से पोलर बॉडी बनी थी, इसमें भी डिवीजन होगी, तो 2 पोलर बॉडीज़ यहाँ पर बनेगी, और उसके अलावा इस सेकेंडरी oocyte में से भी पोलर बॉडी बनेगी, तो टोटल 3 पोलर बॉडीज़ बनेगी, लेकिन तीनों के तीनों जो है वो डीजेनरेट हो जाएंगी, यानी कि ख़त्म हो जाएंगी। अब आपकी बुक में दिखाई गई इस डायग्राम के अंदर दोनों चीज़ें दिखाई जा रही हैं, यानी कि ओजेनेसिस और फॉलिकुलर डेवलपमेंट, फॉलिकल के हवाले से भी दोनों चीज़ें दिखाई जा रही हैं साथ साथ में। अगर आप सबसे पहले ओजेनेसिस को देखेंगे तो ओगोनियम है, इसमें से प्राइमरी oocyte बना, लेकिन ये प्राइमरी oocyte कहाँ होता है, ये शुरू में मौजूद होगा प्रीमोर्डियल फॉलिकल के अंदर, यानी कि बिल्कुल ही फॉलिकल की शुरुआत होगी। फिर इससे प्राइमरी oocyte में जैसे कि मालूम है मियोसिस होगी, तो ये मियोसिस की शुरुआती स्टेजेस हैं। मियोसिस जब खत्म होगी तब सेकेंडरी oocyte बनेगा। अभी तक मियोसिस चल रही है तो प्राइमरी oocyte है, लेकिन ये प्रीमोर्डियल फॉलिकल से तब तक बन चुका होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा। लेकिन जब ये हमारे पास प्राइमरी oocyte में मियोसिस कंप्लीट हो जाएगी, मियोसिस 1 कंप्लीट होगी, तो सेकेंडरी oocyte बनेगा, लेकिन ये सेकेंडरी oocyte जो है कहाँ पर मौजूद होगा, ये ग्राफिन फॉलिकल के अंदर मौजूद होगा, वेसिकुलर फॉलिकल में मौजूद होगा। फिर इस ग्राफिन फॉलिकल के अंदर जो है ओव्यूलेशन होगी, एग अलग हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte चला जाएगा, फिर सेकेंडरी oocyte के साथ स्पर्म जो है शामिल होगा, दाखिल होगा, तो फिर ओवम बनेगा। तो एक तरफ हमारे पास दिखाया जा रहा है फॉलिकल के बारे में, और दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है एग के बारे में, और उनको दोनों को साथ में जोड़कर भी यहाँ पर बताया जा रहा है। मज़ीद लिखा हुआ हाउएवर इफ फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी डू नॉट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, प्रेगनेंसी नहीं हुई, फर्टिलाइजेशन का मतलब ये है कि एग मौजूद था, उसके साथ स्पर्म मिला, अगर एग मौजूद था, स्पर्म उसके साथ नहीं मिल पाया, तो क्या होगा, लिखा हुआ है द कॉर्पस ल्यूटियम बिगेन टू डीजेनरेट, और कॉर्पस ल्यूटियम फिर तबाह होना शुरू हो जाएगा। ये याद रखिएगा, कॉर्पस ल्यूटियम का प्रेगनेंसी में एक बहुत ही अहम रोल होता है। ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, जो प्रेगनेंसी के अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद जो है ये हेल्पफुल होते हैं। तो कॉर्पस ल्यूटियम अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डिजेनरेट नहीं होता, वो अपना प्रेगनेंसी में रोल प्ले करता है। फिर हम बात करते हैं एक और साइकिल के बारे में है, जो कि है हमारे पास यूटेराइन साइकिल। यूटेराइन साइकिल के बारे में बात करें तो लिखा हुआ है द यूटेराइन साइकिल इन्फ्लुएंस्ड बाय द हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। यूटेराइन साइकिल के अंदर जो हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होंगे। मज़ीद लिखा हुआ है इन हार्मोन्स की वजह से क्या होगा, लिखा हुआ है इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ साइक्लिक चेंजेस इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस। जब ये हमारे पास दो हार्मोन्स आएंगे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, तो इसके नतीजे में यूटेरस की जो अंदर की लेयर होगी, जो एंडोमेट्रियम होगी, उसके अंदर कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। तो लिखा हुआ है इन द फर्स्ट फेज, शुरुआती फेज के अंदर, पहले मरहले के अंदर, यानी कि पहले 5 दिनों के अंदर क्या होगा, लिखा हुआ है लो हार्मोन्स लीड द शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम। शुरुआती 5 दिनों के अंदर ये होगा कि एंडोमेट्रियम जो है उसकी शेडिंग होगी, यानी कि वो टूटना शुरू हो जाएंगी, और इसके नतीजे में फिर लिखा हुआ है रिजल्टिंग इन द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, जिसके नतीजे में ब्लीडिंग आना शुरू हो जाएगी। ये हमारे पास फीमेल्स के अंदर पीरियड्स के दिन कहलवाते हैं, जब उनके पास ब्लीडिंग होती है, तो दरअसल ये हमारे पास यूट्राइन साइकिल के शुरुआती 5 दिन होते हैं, और इसकी वजह जो है हार्मोन्स का कम होना है। हार्मोन्स कब होते हैं, तो एंडोमेट्रियम की लेयर जो है वो शेड ऑफ होना शुरू हो जाती है। तो ये एंडोमेट्रियम का टूट जाना किसकी वजह से होगा, हार्मोन्स की कम होने की वजह से होगा, और ये कितना दिन चलेगा, ये 5 दिनों तक आमतौर पर चल सकता है। मज़ीद लिखा हुआ है फिर आता है प्रोलीफरेट फेज। प्रोलीफरेट फेज जो है वो कब होगा, वो 6 से लेकर के 13वें दिन तक होगा, और इस दौरान जो है एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है। जब हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाएगा तो एंडोमेट्रियम की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। इसे प्रोलीफरेट कहते ही भी इसलिए है, प्रोलीफरेटिव फेज का मतलब होता है कि जब ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ हो।
तो क्योंकि इस फेज़ के एंडोमेट्रियम की ग्रोथ तेज़ हो रही है और इसीलिए इसको प्रोलिफरेट फेज़ कह रहे हैं। और ये क्यों हो रही है? एस्ट्रोजन के बढ़ते हुए लेवल की वजह से हो रही है, जो कि 6 से लेकर के 13वें दिन तक होगा। फिर मज़ीद लिखा हुआ है ओव्यूलेशन टिपिकली अकर्स ऑन द डे 14। 14th डे पर यह होगा कि एग रिलीज होगा, ओव्यूलेशन होगी। मज़ीद लिखा हुआ है फ्रॉम डे 15 to 28 इंक्रीज प्रोजेस्टेरॉन फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम causes the endometrium to thicken and mature in the secondary phase, preparing for the potential implantation। यहाँ पर बात ये लिखी हुई है कि 15वें से लेकर के 28वें दिन तक प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज़्यादा हो जाता है। और प्रोजेस्टेरॉन के बनने की वजह क्या होती है? कॉर्पस ल्यूटियम का बनना। कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा तो इसका काम हार्मोन्स को रिलीज़ करना होगा, प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन के ज़्यादा होने से ये होगा कि एंडोमेट्रियम भी जो है वो भी थिक होती जाएगी, वो भी बड़ी होती जाएगी। एंडोमेट्रियम ज़्यादा बड़ी, ज़्यादा मजबूत होगी और इसकी वजह ये होगी कि ये इम्प्लांटेशन को कर सके। इम्प्लांटेशन का मतलब ये होता है कि जब स्पर्म है उसके साथ एग मिल चुका है, ज़ाइगोट बना, फिर ज़ाइगोट में कुछ और सेल डिवीजन होती है, फिर उसके बाद वो जो बड़ा सा स्ट्रक्चर होगा, वो बड़ा सा सेल का स्ट्रक्चर जो है वो अटैच हो जाता है यूटेरस के साथ में। यानी कि जो बच्चे का स्ट्रक्चर बनेगा, शुरुआती कुछ सेल्स वाला स्ट्रक्चर, वो यूटेरस के साथ में अटैच हो जाएगा। इसे हम इम्प्लांटेशन कह रहे होते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये सारे हमारे पास प्रेगनेंसी लेवल्स दिखाई गई हैं कि किस तरह से सेल्स बढ़ते रहते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद में। और फिर हमारे पास एक सेल बनता है जिसका नाम लिखा हुआ है ब्लास्टोसिस्ट। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट होगा, ये सेल जो है कई ज़्यादा सेल्स का मजमुआ जो होगा, ये इम्प्लांट हो जाएगा, जुड़ जाएगा यूटेरस की वॉल के साथ में। तो इसकी प्रिपरेशन कराने के लिए जो है ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होगा और इस एंडोमेट्रियम को, यानी कि इस अंदर वाली लेयर को थिक किया जाएगा। अब मज़ीद लिखा हुआ है इफ़ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है तो उस नतीजे में ये होगा कि हार्मोन्स लेवल फिर कम होना शुरू हो जाएंगे, लीडिंग टू ब्रेक डाउन एंड शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। और फिर इस प्रोसेस के दौरान ये होगा कि एंडोमेट्रियम दोबारा से थिक जो बनी थी वो टूटना शुरू हो जाएगी। और ये फिर कब होगा? ये शुरू के 5 दिनों के अंदर होगा, यानी कि 28 दिनों तक ये बड़ी होती रहेगी, एंडोमेट्रियम थिक होती रहेगी। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो दोबारा से ये साइकिल शुरू हो जाएगा। 5 दिनों का एंडोमेट्रियम दोबारा से टूटेगी और फिर दोबारा से हमारे पास हार्मोन्स लेवल बड़े होना शुरू हो जाएंगे, एंडोमेट्रियम दोबारा से बड़ी होगी। फिर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है दोबारा से एंडोमेट्रियम टूटना शुरू हो जाएगी। तो ये यूट्राइन साइकिल चलता रहेगा। अब यहाँ पर कंपेयर किया गया है ओवेरियन और यूट्राइन साइकिल को और उनके इवेंट्स को। अगर हम देखेंगे कि ये 28 दिनों के इवेंट्स होते हैं दोनों ही। ओवेरियन साइकिल की अगर हम बात करें तो शुरू के जो 13 दिन होते हैं उनके हवाले से लिखा हुआ ये फॉलिकुलर फेज होता है। इसके अंदर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा, फॉलिकल मैच्योर होंगे और एस्ट्रोजन जो है वो भी आएगा। इस प्रोसेस के दौरान अगर हम देखेंगे यूट्राइन साइकिल में क्या होगा, तो यूट्राइन साइकिल के अंदर मेंस्ट्रुएशन शुरू के 5 दिन चलेगी और एंडोमेट्रियम जो है वो ब्रेक डाउन होगी। तो इसके शुरू के ये इवेंट्स से 5 दिन वाले और ओवेरियन साइकिल के शुरू के 13 दिन की इवेंट्स होते हैं। अगर ओवेरियन साइकिल के दूसरे इवेंट की बात करें तो ओव्यूलेशन का दूसरा इवेंट होगा जो कि 14 डे पर होगा और इस दौरान ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब अगर हम बात करेंगे तो यूटेराइन साइकिल के अंदर जो दूसरा इवेंट होगा वो होगा प्रोलिफरेट फेज और ये 6 से लेकर के 13वें दिन तक चलेगा। इस दौरान एंडोमेट्रियम जो है अपने आप को रीबिल्ड करेगी। अगर हम बात करेंगे ओवेरियन साइकिल की दूसरे फेज के बारे में तो वो होगा ल्यूटियल फेज और ये 15वें से लेकर के 28वें दिन तक चलेगा। इसके अंदर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मौजूद होंगे, कॉर्पस ल्यूटियम मौजूद होगा और प्रोजेस्टेरॉन मौजूद होगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे यूटेराइन साइकिल के बारे में तो इसका सेकेंडरी फेज जो है वो भी 15वें से 28वें दिन तक चलता है। इसके दौरान एंडोमेट्रियम थिक हो जाती है और जो ग्लैंड्स हैं वो सीक्रेटरी हो जाते हैं, यानी कि वो अपने हार्मोन्स को रिलीज़ कर रहे होते हैं, यानी कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है वहाँ से हार्मोन्स रिलीज़ हो रहा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हमने ओवेरियन और यूट्राइन साइकिल को डिस्कस किया, इसके इवेंट्स को डिस्कस किया। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।